इत्ती अपने रूम में आ गई थी। अब उसे असली वाली घबराहट फील हो रही थी। वो अपने रूम में उधर से उधर चले जा रही थी। उसने शावर ले लिया था, उसके बाल गीले थे और उनमें से पानी टपक रहा था। उसके बेड पर उसका शादी का जोड़ा रखा था और त्रिदेवियां भी वहीं बैठी थी और इत्ती के शादी के जोड़े को देख रही थी, जो कि इतना खूबसूरत था कि कोई उससे नजरें न हटा पाए। उस सुर्ख लाल राजस्थानी बेस लहंगे में सोने की कढ़ाई की गई थी और उसको सफेद हीरो से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। उसकी चमक ही इतनी थी कि कोई चाहकर भी उससे अपनी नजरें न हटा पाए। त्रिदेवियां तो घूर घूर कर उस लहंगे को देखे जा रही थी, उनकी नजरें ही उससे नहीं हट रही थी। यहाँ मेरी जान जा रही है और एक तुम लोग हो जो लहंगे पर अपनी लार टपकाए जा रही हो। कैसी दोस्त हो यार तुम लोग। इत्ती की बात सुनकर उन तीनों का मुंह जो लहंगे को देखते हुए खुला हुआ था वो अपने आप बंद हो जाता है। यार इतना केयरिंग हस्बैंड मिल रहा है तुम्हें, प्रूफ देखो। मतलब जीजू ने खुद तुम्हारे लिए इतना प्यारा लहंगा डिजाइन करवाया है। ही लव्स यू अलॉट और तुम हो कि फालतू नर्वस हो रही हो यार, चिल करो, आज तुम्हारी शादी है। शादी उसके बाद तो तुम्हारी सारी रोमांटिक फैंटेसीज पूरी हो जाएंगी और हमें सिर्फ मूवीज और नोवेल्स से काम चलाना पड़ेगा। तुम तो जब चाहे जीजू के साथ। यार बकवास बंद कर, तुम्हें फालतू की चीजों की पड़ी है और मेरे यहाँ हाथ पैर कांप रहे हैं। मेरा दिल धक धक कर रहा है, मेरा हाथ देखो कितना तेज शिविर कर रहा है। ऐसा बोल इत्ती अपना मेहंदी से सजा हाथ उन लोगों को दिखाती है। सच में उसके हाथ कांप रहे थे नर्वसनेस से। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि मेघा जी और उनके पीछे प्रेगती इत्ती के रूम में एंटर करते हैं। मेघा जी को देखते हैं, इत्ती जल्दी से जाकर उनके गले लग जाती है और रोते हुए बोली, मासा सा मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप इसे कैंसिल कर दो, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर। मैं अब आपसे लड़ाई भी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे नहीं करनी शादी। इत्ती बस यही लाइन रिपीट करते हुए रोए जा रही थी। उसको रोता सुन तो मेघा जी का दिल भी दर्द करने लगता है, उनके आंखें भी नम हो गई थी। उन्हें ही पता था कि वो अंदर से कितनी दुखी है, लेकिन एक न एक दिन तो यह होना ही था। वो आहार्य जैसा दामाद पाकर खुश भी थी, साथ ही साथ वो इस तकलीफ में थी कि उनकी बेटी उनसे दूर चली जाएगी। वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी फफक कर रो पड़ती है। अपनी माँ को भी रोता सुन इत्ती और ज्यादा रोने लगती है। अरे अरे, आप दोनों तो अभी से अपने आंसू खत्म कर दोगे तो विदाई के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। प्रेगती अपने आंखों में आई आंसू की बूंद को रगड़कर साफ करते हुए बोली, हाँ यह तो खुशी है, आंसू है, अच्छा है, यह चली जाएगी तो मुझसे लड़ेगी नहीं, तब इसे माँ की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। मेघा जी रोते हुए भी मुस्कुरा कर कहती है, मासा सा आपको तो बस लगता है कि मैं बस आपसे लड़ती हूँ, आपसे ज़बानदराजी करती हूँ और आपसे प्यार नहीं करती, बट आई लव यू अलॉट। इत्ती उन्हें फिर से हक करते हुए कहती है, अब तो दामाद जी को ही आई लव यू, आई मिस यू कहना। मेघा जी माहौल को हल्का करते हुए कहती है। उनके यह बोलते ही रिद्धि उन्हें इत्ती समेत हक करते हुए कहती है, यह हुई न हमारी आंटी वाली बात, क्या बात बोली है। ई मासा आप यह क्या क्या बोल रही है। इत्ती उनसे दूर होते हुए हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है। अब माहौल काफी अच्छा हो गया था। मेघा जी अपनी हाथ में पकड़ी थाली को बेड पर रखते हुए कहती है, इसमें सारी खानदानी ज्वेलरी है जिसे पहनकर मेरी बिटिया आज रानी लगेगी। इत्ती उन गहनों की देखती है, फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए, रानी का तो पता नहीं लेकिन ज्वेलरी शॉप जरूर लगूंगी। उसकी बात पर मेघा जी गुस्सा होते इत्ती की डांटते हुए कहती है, बस तुम ऐसा बोल देती हो हमारी हर बात पर, तभी हमें तुम पर गुस्सा आता है। मैंने ऐसा भी क्या बोला आपको, तो बस मुझे डांटने का बहाना चाहिए बस। और आप आज के दिन भी मुझे डांट रही है। इत्ती मुंह बनाते हुए उन्हें जवाब देती है, अरे आप दोनों बस कीजिए, आज भी शुरू मत हो जाइए। हाँ माँ की कोई कद्र नहीं है,
हमें क्या ससुराल में जब माँ की याद आएगी तब पता लगेगा। बहुत काम है हमें, अभी मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगी, बोल दो किसी से नखरे न करें। मेघा जी इनडायरेक्टली इत्ती को बोलते हुए चली जाती है। कुछ देर में काफी सारी मेकअप आर्टिस्ट रूम में आती है और इत्ती को ग्रीट करते हुए बोली, हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आज मैं आपको रेडी करूंगी। इत्ती उस सौम्य से दिखने वाली लड़की को देखती है जो कि काफी एलिगेंट लग रही है। वो शायद उनकी सीनियर थी और उसके पीछे और भी लड़कियां थी जो कि शायद उसको असिस्ट करने वाली थी। इत्ती उसे देख स्माइल करते हुए सर हिला देती है। इत्ती जाकर ड्रेसिंग चेयर पर बैठ जाती है। इत्ती का मेकअप काफी लंबा चलने वाला था। मेकअप आर्टिस्ट अपना सारा सामान निकालती है और फिर इत्ती का मेकअप स्टार्ट करती है। वो जैसे ही इत्ती के फेस को पहले क्लीन करते वाली होती है कि इत्ती उसे रोकते हुए बोली, आप प्लीज मुझे न भूत मत बनाएगा, ऐसा न हो कि वो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दे। इत्ती की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वो मेकअप आर्टिस्ट पोलाइटली बोली, डोंट वरी एमएम, हमें पहले ही सर ने बता दिया है आपको कैसे रेडी करना है और आपकी स्क्रीन इतनी ग्लोइंग एंड फेयर है, आपको ज्यादा मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर कौन सर? रिद्धि पूछती है। मिस्टर राजपूत के असिस्टेंट ने हमें बताया है कि आपको ज्यादा मेकअप पसंद नहीं और ऑब्वियसली उन्हें मिस्टर राजपूत ने ही कहा होगा, यू आर सो लक्की। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर इत्ती का दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसका चेहरा गुलाबी हो जाता है। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे जीजू, मीशा बोली तो इत्ती उसे घूरने लगती है। यार तुम इतना भी मत जलो, कोई छीन नहीं रहा है उन्हें तुमसे, तुम्हारे ही है, मैं तो बस उनकी तारीफ कर रही थी। मैं बस तुम्हें ऐसे ही देख रही थी, तुम ज्यादा सोच रही हो, इत्ती वापस से मिरर में देखते हुए कहती है। मेकअप आर्टिस्ट इत्ती का मेकअप कर रही थी। इत्ती ने अभी बाथरोब पहना था और एक हेयर स्टाइलिस्ट उसके बालों को बना रही थी। इत्ती के बाल भी काफी लंबे थे तो उसके हेयर स्टाइल में भी टाइम लगने वाला था। रिद्धि बेड से उठकर इत्ती से बोली, सुनो यार, हम भी रेडी होने जा रहे हैं, फिर बारात आ जाएगी तो फिर हमें पहले नीचे जाना होगा बारात का स्वागत करने। इत्ती अपनी पलकें झपका देती है। त्रिदेवियां अपने रूम में रेडी होने चली जाती है, साथ ही कुछ असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट भी जो कि उन्हें तैयार करने वाली थी। अब इत्ती के रूम में सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट और हेड मेकअप आर्टिस्ट और एक असिस्टेंट थी। बाकी सब मेकअप आर्टिस्ट को इत्ती ने भेज दिया था क्योंकि उसे इतने लोगों में काफी सफोकेशन हो रही थी। आहार्य सामने देखता है तो उसके सामने ऋतिक और आकाश थे। आहार्य उन्हें देखते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो बॉस, हम तो आपका आउटफिट लेकर आए थे। ठीक है रख दो और जाओ, आहार्य कहता है। जाएं, लेकिन हम तो आपको तैयार करने आए थे। ऋतिक आहार्य की बात सुनकर कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे रेडी करने आए हो। दोनों आहार्य के आउटफिट के वही रख देते हैं और मुंह बनाते हुए वहां से चले जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट इत्ती का मेकअप कर रहे थे, तभी एक सर्वेंट उनके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आते हैं। वो लोग काफी देर से खड़े थे इसलिए वो जूस उठाकर पी लेते हैं और वापस से इत्ती का मेकअप स्टार्ट करते हैं। इत्ती का आज फास्ट था जो कि मेघा जी ने उसे रखने को कहा था। इत्ती बिल्कुल शांति से बैठकर मेकअप करवा रही थी। वो काफी शांत थी लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था। आहार्य मिरर के सामने खड़ा था। उसने एक वाइट कुर्ता और ऊपर एक हैवी रेड शेरवानी पहनी हुई थी जो आगे से ओपन थी। उस पर सोने के तारों, धागा का और वाइट डायमंड का बेहतरीन वर्क था जो कि इत्ती के लहंगे में किए गए वर्क से मिलता जुलता था। शेरवानी के नीचे वाइट कलर की चूड़ीदार और उसके गले में राजसी सफेद मोतियों की माला थी और पैरों में राजस्थानी मोजड़ी और उसके राइट कंधे पर एक वेलवेट शॉल थी जो उसके लुक को और ज्यादा राजसी बना रही थी। आज असल मायने में वो किसी रियासत का राजा लग रहा था।
आहार्य एक नज़र खुद को देखता है और रूम से बाहर चला जाता है। नीचे हॉल में सब तैयार खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। आहार्य रोप से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है और वहां रखे एक सोफे पर बैठ जाता है, क्योंकि अब सेहरा पहनाने की रस्म होने वाली थी। मोनी सामने आकर एक थाली से साफा उठाती है और उसे आहार्य के सर पर बांधना शुरू करती है। साफा बंध जाने के बाद वो आहार्य के हाथ में पुश्तैनी तलवार देती है, जिसे राजा को उसकी शादी पर दी जानी थी। आहार्य उसके सामने एक बॉक्स बढ़ाता है, जिसे देख मोनी आहार्य को देखने लगती है। उसे आहार्य की तरफ देखता देख तेजस्वी जी कहती है, ले लो बेटा, तुम्हारा हक बनता है। मोनी स्माइल करते हुए वो गिफ्ट ले लेती है। आहार्य एक और बॉक्स निकालता है और उसे मानसी की तरफ बढ़ाता है। मानसी भी खुशी खुशी जल्दी से ले लेती है। आहार्य कभी जताता नहीं था, लेकिन वो अपने भाई बहनों को बराबर मानता था और बिना जताए उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता था। आहार्य अपनी जगह से उठता है और बाहर जाता है और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। मंडप मैन गार्डन एरिया में सजाया गया था। मैन डोर से बाहर निकलते ही पीछे के गार्डन में एक वाइट कलर का घोड़ा खड़ा था। आहार्य को उसी पर बैठना था। चूंकि दोनों की शादी एक ही जगह हो रही थी तो बस कुछ ही कदम सही, लेकिन रस्म तो पूरी करनी ही थी। आहार्य घोड़े पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही आतिशबाजियां शुरू हो गई थी और तेजी से ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए था। वहां सिक्योरिटी काफी हाई थी। सिर्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग ही बुलाए गए थे। मीडिया अलाउ नहीं थी, लेकिन हर जगह यही हेडलाइंस थी कि आज द ग्रेट आहार्य सिंह राजपूत की शादी राजा भवानी सिंह की पोती इत्ती सिंह राजपूत से हो रही है। लेकिन इनकी शादी लाइव नहीं थी। सिर्फ महल ही नहीं, आज पूरे सिरोही को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर जगह लाइटनिंग की गई थी। पूरा शहर जगमगा रहा था और आतिशबाजियां होने से सबको यह तो मालूम हो गया था कि शादी की रस्में शुरू हो गई है। आज तो तेजस्वी जी भी ढोल नगाड़ों पर नाच रही थी, वो भी पूरी खुशी से। मोहिनी जी भी डांस कर रही थी, जैसे वो दिल से खुश हो। आहार्य की शादी के लिए नहीं, लेकिन शायद आज कुछ होने वाला था, इसलिए ऋतिक तो खुशी से जैसा बावला ही हो गया था। आज तो वो भी बिल्कुल ऐसे नाच रहा था जैसे उसे कभी नाचने का मौका ही नहीं मिलेगा। शनाया वहां से नदारद थी। वाओ, बारात आ गई। रिद्धि खिड़की से देखती है, वो लोग बिल्कुल रेडी थे। पहले वो इत्ती के रूम में जाकर उससे कहते हैं, सुनो, तुम्हारे दूल्हे राजा तुम्हें लेने आ गए। हम जा रहे हैं नीचे द्वार छकाने, अभी थोड़ी देर में आते हैं तुम्हें लेने। इत्ती, जिसको ढोल की आवाज सुनते ही ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ पैर सुन हो चुके हैं, वो रिद्धि को रोकते हुए कहती है, यार मुझे डर लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है। यार कुछ नहीं होगा, हम बस आ रहे हैं, तुम बस चिल करो न। और देखो, तुम्हें स्वेटिंग हो रही है, ऐसे तो मेकअप खराब हो जाएगा। इत्ती के समझा कर वो चली जाती है, क्योंकि अब जमाई सा का स्वागत होना था। अब महल में कोई नहीं था, सब गार्डन एरिया में थे, क्योंकि वहां दोनों गार्डन के बीच में एक फूलों से बनाया गया डोर था और मैन गार्डन एरिया में भव्य मंडप सजाया गया था। और उस फूलों से सजे डोर के उस पार लड़के वाले थे और वहीं से आहार्य का स्वागत किया जाना था। इत्ती का दिल बहुत घबरा रहा था। उसका मेकअप और सब कुछ हो गया था, उसे अब अपना आउटफिट पहनना था और फिर ज्वेलरी। मैम, अब आप अपना शादी का जोड़ा पहन लीजिए। इत्ती हाँ में इशारा कर ड्रेसिंग चेयर से खड़ी होती है, लेकिन तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और कोई रूम के अंदर आता है। इत्ती मिरर से उसे देखती है। उस इंसान को देख इत्ती के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और पीछे पलट कर कहती है, उस फूलों से सजे गेट के सामने आकार सब रुक जाते हैं और आहार्य घोड़े से उतरता है। आहार्य घोड़े से उतरकर साइड में खड़ा ही होता है अभी, और गेट के उस पार मेघाजी आरती की थाल लिए खड़े थी और उनके साथ ही साथ त्रिदेविया, प्रगति और भी बहुत सी औरतें जमाई सा का स्वागत करने के लिए उत्सुक हो रही थी। आहार्य के उतरते ही
अचानक से आकाश और ऋतिक घोड़े की तरफ भागने लगते हैं। आकाश जैसे ही घोड़े पर चढ़ने वाला होता है कि ऋतिक उसका पर पकड़कर खींच लेता है। पहले तो सब अचानक कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन फिर सबको ध्यान आता है कि यह एक रस्म है जिसमें दूल्हे के उतरने के बाद जो भी कुंवारा लड़का सबसे पहले घोड़े पर बैठ जाएगा, शादी का अगला नंबर उसका ही होगा। लड़की वाले और लड़के वाले सबकी नजरें अब उन दोनों पर चली जाती है। दोनों एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे थे। आकाश चिल्लाते हुए, ऋतिक भाई सा हमें जाने दीजिए प्लीज। आपने तो इतने सालों से शादी नहीं की, कुछ साल और सही। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम हार गए तो अम्मा हमें छोड़ेंगी नहीं। ऋतिक आकाश को मजबूती से जकड़ते हुए उसके कान में बोला, क्योंकि वो हार गया तो गौरी जी को लगेगा कि उसकी शादी फिर नहीं होगी और फिर वो ऋतिक को छोड़ेंगी नहीं। आप गौरी आंटी से थोड़ा पिट जाइएगा, लेकिन हमारी शादी होना ज्यादा जरूरी है, वरना कहीं कीर्ति जी ने किसी और से शादी कर ली तो। आकाश अब ऋतिक को नीचे गिराते हुए उसके ऊपर बैठकर धीरे से बोला। कोई आकाश को चीयर कर रहा था, कोई ऋतिक को। सब दोनों की यह धोबी पछाड़ फाइट काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बस आहार्य ही था जिसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन था। उसका मन कर रहा था वो इन दोनों को घोड़े के साथ बांधकर जंगलों में भेज दे, जिससे कि दोनों जानवरों की तरह वहां लड़े और वो जल्दी से अपनी चेरी से शादी कर सके। उससे अब और वेट नहीं हो रहा था, साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। ऋतिक एक हल्की नजर मोनी को देखता है और उसके दिमाग में कुछ आता, फिर क्या उसके अंदर डबल जोश आ जाता है और वो झटके से आकाश को अपने ऊपर से धक्का देता है और एक ही जंप के साथ घोड़े पर चढ़ जाता है। उसके बैठने से ही घोड़ा अपने पैरों समेत अपने आगे के हिस्से को ऊपर उठा लेता है और इसी के साथ ही ऋतिक घोड़े की पीठ से मूंगों के बाल जमीन पर गिरता है। शायद उस घोड़े को ऋतिक पसंद नहीं आया था। सब जल्दी से आकर ऋतिक को उठाते हैं, हालांकि सबको बहुत हंसी आ रही थी। गौरी जी अपने दांत निपोड़ते हुए बोली, ए बुड़बक, शायद ई घोड़े को तुम पसंद नहीं आए। लेकिन ऋतिक को पता था यह क्यों हुआ। वो एक नजर आहार्य को देखता है और जो कि उस घोड़े को आंखों से ही कुछ इशारा करता है और वो घोड़ा उसका इशारा समझ उसकी रिस्पेक्ट में अपना सर हल्का सा नीचे झुकाता है। यह घोड़ा आहार्य ही का था और वो अपने मास्टर के लिए काफी लॉयल था और आहार्य का हर इशारा समझ जाता था। ऋतिक को इस घोड़े से बहुत जलन होती थी, क्योंकि वो आहार्य की एब्सेंस में ऋतिक की हर बात को इग्नोर करता था और आहार्य के होने पर ऋतिक से मासूमियत से पेश आता था, एकदम ओबेडिएंट बच्चे की तरह। सर, आपने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। लेडी बॉस से मिलने की इतनी भी क्या डेस्परेशन की आपको मुझ मासूम की कमर का ख्याल ही नहीं रहा। और फिर उस घोड़े की तरफ देखकर आगे बोला, आज तो यह खुश होगा, रोज यह सर की एब्सेंस में मेरी इंसल्ट करता था और आज तो सर ने ही इसे ऑर्डर दे दिया। ऋतिक को अपनी तरफ देखता पाकर वो घोड़ा भी ऋतिक की तरफ देखता है और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो ऋतिक को आंखों से ही चिढ़ा रहा हो। वो बार बार अपना सर हिला रहा था, जिससे ऋतिक सब्र का घूंट पीते हुए उससे नजरें हटाते हुए मन में बोला, देख लूंगा इसे तो मैं। ओह, मतलब अगला नंबर ऋतिक का है घोड़ी चढ़ने का, तेजस्वी जी कहती है। हाँ अम्मा जी, अब कहीं हमें उम्मीद मिली कि जल्द ही ई भी घोड़ी चढ़ेगा और हमारी बहुरिया आएगी। गौरी जी खुशी से फूलते हुए तेजस्वी जी से कहती है। उनकी बातें सुनकर मोनी अपने लहंगे के दुपट्टे के एक सिरे को अपने हाथों में लपेटने लगती है, साथ ही साथ वो ब्लश भी कर रही थी। उसे ऐसी अजीब हरकत करते देख मानसी सड़ा सा मुंह बनाकर उसे देखती है, क्योंकि एक तो आकाश हार गया, ऊपर से यह उनकी धोखेबाज बहन दुश्मन की जीत की खुशी में ब्लश किए जा रही थी। आहार्य उस फूलों से सजे भव्य गेट के सामने खड़ा था, उसके पीछे लड़के वाले थे। मेघा जी बेहद खुशी से अपने जमाई सा की आरती कर रही थी, उनकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी इतने अच्छे जमाई को पाकर। आरती करने के बाद प्रेक्ति आहार्य को कहती है,
जमाईसा, इस गेट पर लगी तोरण को आपको अपनी तलवार से छूना है। प्रेक्ति के बोलते हैं। सबकी नजर ऊपर लगे तोरण पर जाती है, जो कि काफी ऊंचाई पर लगा था। जिसे छूना थोड़ा मुश्किल था, उसे जानबूझकर ऊंचाई पर लगाया गया था ताकि बन्ना दुल्हा आसानी से छू न पाए। अब सबकी नजर आहार्य पर जाती है। आहार्य अपनी म्यान से तलवार निकालता है और बड़ी ही आसानी से तलवार से उस तोरण को छू देता है। क्योंकि उसकी हाइट काफी ज्यादा थी, यह उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। उसके तोरण को छूते ही सब तालियां बजाने लगते हैं। राणा सिंह जी की आंखों में अपने पोते के लिए गुरूर था और इत्ती के परिवार वालों की आंखों में अपने जमाई सा के लिए प्रशंसा का भाव। मेघा जी मुस्कुराते हुए सामने से हटते हुए उसका स्वागत करते हुए कहती है, पधारिए जमाई सा। जैसे ही आहार्य उस पार एक कदम रखता है, वैसे ही मिहिका, रिद्धि और मीशा आहार्य के आगे खड़े होकर अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है जीजू, पहले एंट्री फीस लगेगी, तब जाकर आपको आपकी दुल्हन मिलेगी। इत्ती देखती है, उसके सामने शनाया खड़ी थी और उसने बिल्कुल इत्ती के लहंगे जैसा लहंगा पहना हुआ था और शनाया शैतानी मुस्कान लिए इत्ती को देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगती है। इत्ती उसे देख ही रही थी कि उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। इत्ती अपने साइड में देखती है तो मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिश बेहोश होकर गिर पड़े थे। अब इत्ती थोड़ा घबरा जाती है और अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है। इत्ती शनाया को अपनी तरफ बढ़ता देखकर कहती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी बिल्कुल मेरे जैसे शादी के जोड़े में। शादी के जोड़े में इंसान शादी ही करता है न, और आज मेरी भी शादी है मेरे आहार्य के साथ। शनाया इत्ती के सामने आकर कहती है, तुम पागल हो गई हो, आज मेरी शादी है उनसे और अपना यह पागलपन बंद कर और जाओ यहाँ से। इत्ती सहमी हुई आवाज में बोली। उसकी बात सुनकर शनाया पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, यही डर तुम पर बहुत सूट कर रहा है। पहले तो बड़ा घमंड दिखा रही थी, लेकिन यही तुम्हारी असली औकात है। तुम एक बच्ची ही हो जो मेरे आहार्य को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। उसे सिर्फ एक ही इंसान डिजर्व करता है और वो मैं हूँ। लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। इत्ती उसकी बात सुनकर हकलाते हुए बोली। इत्ती की यह लाइन सुनकर तो जैसे शनाया पागल सी हो गई। उसने पीछे से इत्ती के बाल पकड़े और उन्हें खींचते हुए बोली, वो मुझसे प्यार नहीं करता तो वो तुमसे भी प्यार नहीं करता, और हाँ, हम दोनों बहुत पहले ही एक हो चुके हैं, ठीक है। यह बोल शनाया इत्ती को कुछ फोटोज दिखाती है, जिन्हें देखकर यह साफ लग रहा था कि आहार्य और शनाया एक दूसरे के बहुत क्लोज है। उन फोटोज को देख इत्ती का दिल डूब सा जाता है और उसकी आंखें डबडबा सी जाती है। इत्ती के आंसू देख शनाया एक शैतानी मुस्कान अपने होंठों पर बिखेरते हुए बोली, देखा, हम दोनों पहले ही बहुत पास आ चुके हैं। अगर तुम हमारे बीच ना आती तो अब तक मैं उसके बच्चे की माँ बन चुकी होती। और वो इत्ती के बालों को झटक देती है, जिससे इत्ती थोड़ा पीछे हो जाती है। उसका हेयर स्टाइल पूरा खराब हो गया था, उसके आंसुओं से उसका मेकअप भी थोड़ा मैस हो गया था। वो कांपते हुए होठों से बोली, यह सब झूठ है, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, यह सब झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। इत्ती बेसुध होकर बड़बड़ाए जा रही थी। ऐसे टूटते हुए तुम। शनाया ने अभी इतना ही बोला था कि इत्ती अचानक तेज तेज हंसने लगती है। उसे हंसता देख शनाया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, मेरे आहार्य को खोने के गुम में शायद तुम पागल हो गई हो। और अपने हाथ में एक इंजेक्शन लिए इत्ती की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही इंजेक्शन इत्ती के गले में इंजेक्ट करने को होती है कि इत्ती उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर मोड़ देती है और उससे वो इंजेक्शन छीनकर उसके गले में इंजेक्ट करते हुए उसे बेदर्दी से अपनी तरफ घुमाती है और एक तेज थप्पड़ उसके गालों पर मारती, जिससे कि शनाया एकदम से फर्श पर गिर जाती है। इत्ती गुस्से से नीचे बैठते हुए शनाया के बाल उसी तरह से पकड़ते हुए जैसे उसने उसके पकड़े थे कहती है, यह इंजेक्शन का असर होने में अभी टाइम है, जब तक जरा मैं तुम्हें
त तुम्हारे सभी बातों का जवाब दे दूं उसके बाद तो तुम ना कुछ सुनने के न कुछ बोलने के काबिल बचाएगी, पैरालाइज्ड जो हो जाओगी। इत्ती की बात सुनकर शनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो दर्द से करहते हुए कहती है, तुम्हें तुम्हें कैसे पता कि इससे कोई भी इंसान पैरालाइज्ड हो जाएगा? उफ, इतनी भी क्या डेस्परेशन। सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इतना बोल। वो उसका जबड़ा तेजी से पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे पति को अपना बोलने की? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम उनका ख्याल अपने जहन में लाओ। और फिर उसके बालों समेत उसका चेहरे उठाते हुए उन जमीन पर पड़ी फोटोज को दिखाते हुए कहती है, और रही बात इन घटिया फोटोज की जिससे तुम इतना उछल रही है, इनकी सच्चाई यह है कि तुमने उन्हें ड्रग्स देकर उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश की, लेकिन नशे में भी उन्होंने तुम्हें अपने करीब नहीं आने दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह लाइन उसने बेहद गुस्से से बोली थी। वो झटके से शनाया के बालों को झटक देती है, जिससे शनाया का सर तेजी से फर्श से लगता है। इत्ती उसके पास आलती पालती मारकर बैठते हुए बोली, मैंने तो सोचा था तुम कोई बहुत बड़ा प्लान बनाओगी, लेकिन तुम तो अनाड़ी निकली, यह टीवी सीरियल जैसा फुद्दू प्लान। इत्ती तेज तेज हंसने लगती है। ओ माय गॉड, यह प्लान! एक मिनट, तुमने मुझे बच्ची समझकर सोचा होगा कि तुम मुझे बेहोश करोगी, मेरी तरह तैयार होकर मंडप पर जाओगी और उनसे शादी कर लोगी। हा 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 हा। ओ यार, तुम तो जोकर से भी ज्यादा फनी हो। शनाया बमुश्किल उठते हुए गुस्से से बोली, यू बाय। इत्ती उसका जबड़ा दबाते हुए, ओ आंटी बिच होगी तुम जो दूसरों के पतियों पर डोरे डालती हो, लाइक अ बिच। हाँ, मानती हूँ वो हैंडसम है, लेकिन कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। हम्मम, एक बात और, क्या कहा था तुमने कि तुम अब तक उनके बच्चे? यूं मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। तो तुम्हें क्या लगा अगर ऐसा कुछ होता तो मैं महानता की देवी बनकर उनको तुम्हें दे देती है? दैट्स नॉट इट स्टाइल। मैं वो बच्चा तुमसे छीन लेती क्योंकि उनकी कोई भी चीज मेरी ही होती, और तुम तो उस बच्चे को डिजर्व भी नहीं करती, क्योंकि माँ बनने से पहले इंसान बनना पड़ता है, जो तुम नहीं हो। तुम क्या उन्हें बेवकूफ समझती हो कि तुम उनसे शादी कर लोगी, यह प्लानिंग प्लॉटिंग करके? नो, यू आर रॉन्ग। उन्हें सब पता है तुम अब्रॉड में क्या करती थी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड एंड अबॉर्शन। इत्ती की अबॉर्शन वाली बात सुनकर शनाया फिर चौंक जाती है, क्योंकि यह उसने मोहिनी की हेल्प से एकदम सीक्रेटली करवाया था। अरे इतना शॉक्ड मत हो, अभी तो और झटके लगेंगे तुम्हें। इत्ती डेविलिश स्माइल के साथ आगे कहती है, जब तुम यहाँ आई थी मैंने उनसे बहुत लड़ाई की थी, पता है उनकी नज़रों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, वो तुम्हें चुटकियों में गायब करवा सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसे नहीं करने दिया, क्योंकि तुम इस लायक भी नहीं कि तुम उनकी पनिशमेंट या टॉर्चर डिजर्व करो, और मुझे यह गवारा नहीं कि वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही सही तुम्हें इतना भी सोचे। मुझे उनकी नफरत भी तुम्हारे लिए बर्दाश्त नहीं। तो बस फिर क्या उन्होंने हर बार की तरह मेरी विश पूरी की? एंड देखो कैसे मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह बता रही हूँ। बट जो भी हो, तुमने न बहुत गंदा प्लान बनाया था, एकदम थर्ड क्लास। इत्ती खड़ी होती है और बेड पर पड़े अपने जोड़े को उठाती है और फिर शनाया को देखती है, जिसने सेम वैसा ही जोड़ा पहना हुआ था। इत्ती उसे लापरवाही से फ्लोर पर फेंक देती है और ड्रेसिंग टेबल से एक लाइटर उठाकर उसे जलाते हुए उस शादी के जोड़े पर फेंक देती है, और इसी के साथ वो जोड़ा जलने लगता है। शनाया ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो मुश्किल से खड़े होने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर मेरी आहार्य से शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगी, भले ही उसके लिए मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर ही क्यों न मरना पड़े। आहार्य सिर्फ मेरा। उसकी आखिरी लाइन सुनकर इत्ती का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो शनाया की तरफ रुख करती है। शनाया अब तक खड़ी हो चुकी थी। इत्ती उसके सामने जाकर उसके बालों को पकड़ते हुए उसका सर दीवार पर मारते हुए कहती है, बस यही चीज मेरे बर्दाश्त से बाहर है। जब कोई मेरी चीजों को अपना कहता है, मन करता है उसकी जान ले लूं।
इत्ती ने काफी जोर से शनाया का सर दीवार से मारा था, जिससे शनाया का चेहरा खून से सन गया था और वो बेहोश हो जाती है। अब उसका शरीर भी नीला पड़ना शुरू हो गया था। तभी दरवाजा खुलता है और इत्ती पीछे पलटती है तो आहार्य और उसके पीछे पूरा परिवार खड़ा था। शिवाय रूम की हालत देखकर बोला, यह सब क्या है छुटकी, तू ठीक है ना? और वो जैसे ही रूम के अंदर आने वाला होता कि आहार्य बिना उसे देखे, मुझे मेरी वाइफ से अकेले में बात करनी है, आप लोग नीचे वेट कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। यह तुम क्या बोल रहे हैं? मुझे तो पहले ही पता था तुमसे शादी होगी, तो डू एज आई सेड। आहार्य शिवाय की बात को बीच में काटते हुए कहता है। उसकी बात मानकर सब नीचे चले जाते हैं। शिवाय जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो भी कुछ सोचकर चला जाता है। उनके जाते हैं ही मेकअप आर्टिस्ट भी उठ जाती है। आहार्य उन्हें बिना देखे कहता है, क्लीन थिस मेस। आहार्य का ऑर्डर सुनकर वो लोग सर झुकाकर हाँ में इशारा करते हैं और शनाया की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। वो कोई आम मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे, वो आहार्य की आर्मी के ट्रेंड सोल्जर्स थी। भले ही वो जूस पीकर बेहोश हो गई थी, लेकिन उसका असर उन पर कुछ ही देर तक रहा था, क्योंकि उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, जिनमें किसी भी ड्रग को सहने की क्षमता भी थी। उनके जाने के बाद अब वहां आहार्य और इत्ती ही बचे थे। आहार्य डोर लॉक करके इत्ती की तरफ मुड़ा ही था कि उसके ऊपर एक पिलो पड़ता है, जिसे आहार्य आसानी से कैच कर लेता है। यह देख इत्ती एक के बाद एक पिलोज उसके ऊपर फेंकने लगती है। आहार्य सबको कैच करते हुए इत्ती की तरफ बढ़ते हुए कहता है, यह सब तुम ही तो चाहती थी, अब मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ तो क्या करूं, उसने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। इत्ती को बहुत गुस्सा आ रहा था, जो कि वो अब आहार्य पर उतारने वाली थी। आहार्य इत्ती के पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम ही तो ऐसा चाहती थी, मैंने तो पहले ही कहा थी कि मैं पहले ही सब हैंडल कर लूंगा। उसको सबक सिखाना मेरे लिए बहुत ही छोटी सी चीज थी, लेकिन तुम्हारी ही जिद थी कि तुम उसके साथ खेलना चाहती हो और उसे अपने तरीके से सबक सिखाना चाहती हो। मैंने तो बस अपनी एंग्री बर्ड की विश पूरी की, लेकिन तुम फिर भी गुस्सा हो गई। इत्ती आहार्य को बेड पर धक्का देकर उसके एब्स पर बैठ जाती है। तो आपको बुरा लग रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया? इत्ती उसकी शेरवानी की कॉलर पकड़कर कहती है। आहार्य उसके हाथों को पकड़कर कहता है, हम्मा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अगर तुम यह सब करने का प्लान न करती तो अब तक हम शादी के मंडप पर फेरे ले रहे होते। अब मुझसे और वेट नहीं होगा। आहार्य ने लास्ट लाइन इतनी तड़प से बोली थी कि इत्ती का सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। आहार्य को पता था शनाया क्या करने वाली है और वो उसे एक पल में जान से मार सकता था, लेकिन इत्ती को यह चीज बर्दाश्त नहीं थी। वो देखना चाहती थी शनाया क्या करती है, एंड देन वो अपने हाथों से उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए आहार्य ने जानबूझकर ऐसा सेटअप क्रिएट किया कि शनाया को लगे कि वो इसीलिए अपने प्लान में कामयाब हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था। असल में गार्ड्स छुपकर इत्ती को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि इत्ती को कुछ न हो, और वो मेकअप आर्टिस्ट जिनको बेहोश होने के कुछ ही देर में होश आ गया था, वो फिर भी बेहोशी का नाटक कर रही थी। वो आहार्य की आर्मी की वेल ट्रेंड सोल्जर्स थी। जिद इत्ती की थी, लेकिन पूरा प्लान आहार्य का, क्योंकि वो इत्ती को लेकर कोई रिस्क भी नहीं ले सकता था और इत्ती की जिद पूरी करना भी जरूरी था, क्योंकि इत्ती शनाया को लेकर काफी इनसिक्योर हो गई थी। उसके मन में डर बैठ गया था कि शनाया आहार्य को उससे दूर न कर दे। इसी डर और इनसिक्योरिटी को मिटाने के लिए आहार्य ने इत्ती को जो वो चाहती थी वो करने दिया, और कुछ भी होता तो उसके पीछे आहार्य था, वो अपनी चेरी को कुछ नहीं होने देता। आहार्य की बात सुनकर इत्ती का सारा गुस्सा गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मुंह बनाकर बोली, उस डायन की तो, उसने मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया, इवन पूरा हेयर स्टाइल भी। पता है इतनी देर तक मैं एक ही पोजीशन में स्टैच्यू की तरह बैठी थी, और फिर अपने बालों पर हाथ लगाकर आगे कहती है,
और इन बालों को इतनी तेजी से बांधा है कि अभी से मेरा सर दर्द कर रहा है। दैट्स वाई आई हेट जूड़ा। अब ऐसी भिखारी जैसी हालत में शादी करूं? इतनी शिकायत करते हुए कहती है। वैसे भी वो ही जानती थी इतनी देर तक एक ही जगह पर स्टैच्यू की तरह बैठना उसके लिए कितना मुश्किल था, और ऊपर से यह हेयर स्टाइल जिसमें इतने सारे आर्टिफिशियल एक्सटेंशन लगे थे, उससे इत्ती का सर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैं वापस से मेकअप आर्टिस्ट को भेजता हूँ, वो तुम्हें जल्दी से रेडी कर देंगी। आहार्य इत्ती से बोला। नहीं नहीं, मैं फिर से वो सब टॉर्चर नहीं सहने वाली, भले ही मुझे लोअर टी शर्ट में ही शादी क्यों ना करनी पड़े। इतनी जल्दी जल्दी ना, मैं सर हिलाते हुए कहती है। तो फिर ठीक है, ऐसे ही चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहार्य कहता है, क्योंकि उसे अब बस जल्दी से शादी करनी थी। नहीं ऐसे भी नहीं, इत्ती मना करते हुए कहती है। ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं, फिर कैसे? ऑफ कोर्स आप मुझे प्यार करोगे, और क्या? इतनी कैजुअली जवाब देती है। व्हाट, मैं? बिल्कुल नहीं, मुझे यह सब नहीं पता और मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं। आहार्य इत्ती को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए कहता है, क्योंकि उसने इतनी अजीब फरमाइश जो की थी। भला आहार्य उसे कैसे तैयार कर सकता था, उसे तो यह सब कुछ आता ही नहीं था। क्यों नहीं, आपको करना पड़ेगा, वैसे ही उस शनाया की वजह से मेरा पूरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। और क्या अजीब हेयर स्टाइलिस्ट थी, सर दुखा दिया पूरा। मैं अब बिल्कुल नहीं करवाऊंगी उनसे। इत्ती ने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। हाँ, तो मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, मुझे नहीं आता यह सब, मैं कोई दूसरी मेकअप आर्टिस्ट अरेंज करवा देता हूँ। इत्ती कुछ नहीं कहती, बस मुंह बनाकर बैठी रहती है। आहार्य भी उसे घूरते हुए अब कुछ नहीं कहता। दोनों ही एक्टर एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हो कोई तो झुके। 10 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों कंटिन्यू एक दूसरे को घूर रहे थे। ओके फाइन, मान ली तुम्हारी बात, बाद में कुछ होगा तो फिर मुझसे मत कहना। आहार्य की बात सुनकर इतनी खुशी से कंटिन्यू उसके गालों पर 3-4 क्विक किस्से करते हुए कहती है। हम पक्का। ओक जाओ, पहले तुम शॉवर लेकर आओ। लेकिन वेट रेडी मैं कर रहा हूँ, तो शॉवर भी मुझे ही दिलाना चाहिए ना। आहार्य इत्ती को टीज करते हुए बोला। न नहीं, वो तो मैं खुद ही ले लूंगी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। इतनी जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। आहार्य उसे जाते हुए देखता है और फिर किसी को कॉल करता है। थोड़ी ही देर में रूम का डोर नॉक होता है। बाहर प्रेक्ति खड़ी थी, उसके हाथ में एक थाल थी। आहार्य उससे वो ले लेता है। वो इत्ती का शादी का जोड़ा था। जल्दी आइएगा आप लोग, प्रेक्ति उससे कहती है। आहार्य उसकी बात पर सर हिला देता है। थोड़ी ही देर में इत्ती बाथरूम से बाहर आती है। उसने फिर से बाथ लिया था और उसके बाल अभी गीले थे। उसने एक बाथरोब पहन रखा था। आहार्य उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग के सामने बैठाता है और उसके बालों को टॉवेल से अच्छे से वाइप करता है। और फिर इत्ती को उसकी शादी की ड्रेस देते हुए बोला, जाओ इसे पहन कर आओ। इत्ती सर हिलाकर क्लोसेट में चली जाती है। कुछ देर बाद क्लोसेट का डोर ओपन होता है। आहार्य जो सोच रहा था वो यह सब करेगा कैसे, डोर खुलने की आवाज से उसकी नजरें क्लोसेट की तरफ चली जाती है और वो एक टक उस ओर देखने लगता है। मरून रंग के राजपुतानी लहंगे में इतनी धीरे धीरे चलते हुए बाहर आ रही थी। उसके खुले सूखे बाल उड़ रहे थे। उसका लहंगा इतना वॉल्यूमिनस था कि वो पीछे से बिल्कुल फ्लोर पर फैला हुआ था। उसका मरूम एंड डार्क गोल्डन ब्लाउज जो कि उसकी नेवल से ऊपर बिल्कुल फिट था, वो अभी ही सादे से चेहरे और बिना किसी श्रृंगार के ही इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आहार्य चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। इतनी धीरे धीरे चलते हुए आहार्य के सामने आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब थे। क्या हुआ? आहार्य उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर पूछता है।
इत्ती बिना कुछ बोले पीछे मुड़ जाती है। आहार्य पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर वो देखता है कि इत्ती की ब्लाउज की डोरी खुली थी। आहार्य उसकी डोरी को बांधने लगता है। जैसे ही आहार्य की ठंडी उंगलियां इत्ती की पीठ को छूती है, वो अंदर तक सिहर जाती है और अपने लहंगे को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। आहार्य उसकी खुली कमर पर अपने हाथ रख उसे अपनी करीब खींच लेता है और बैकलेस ब्लाउज होने की वजह से दिख रही उसकी खुली पीठ पर ग्लॉसी ग्लॉसी किसेस करने लगता है। इत्ती आंखें बंद किए ही धीमी सांसें लेते हुए कहती है, अभी नहीं, प्लीज। आहार्य उसकी नेक पर हल्की सी बाइट करते हुए कहता है, अभी तो मैं रुक रहा हूँ, इसके बाद मैं खुद भी चाहूँ तब भी खुद को काबू नहीं कर सकता। सीई। उसके बाइट करने से इत्ती की हल्की सिसकी निकल जाती है। आहार्य उसे धीरे से छोड़ देता है। वो उसे ड्रेसिंग पर बैठा देता है और उसके बालों को बनाना शुरू करता है। उसकी नज़र मिरर पर जाती है, जहां एक औरत की धुंधली तस्वीर थी जो कि अपने लंबे बालों को बना रही थी, और उसी के पास बेड पर एक 5 साल का बच्चा बैठा था जो कि उसे बड़े गौर से अपनी लंबे बालों की चोटी बनाते देख रहा। ऐसे ही जब तुम्हारी बीवी आएगी, उसके भी ऐसे ही लंबे लंबे बाल होंगे, तो तुम अभी से सीख लो इन्हें कैसे संवारना है। क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? इत्ती आहार्य को किसी सोच में गुम देखकर उससे पूछती है। इत्ती की आवाज से आहार्य अपनी सोच की दुनिया से बाहर आता है और न में सर हिला देता है तमन्ना, हमें तुम्हें दुल्हन बनाएं, तेरे हाथों पर मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी लेले बलांग तेरे सदके उतारे, है तमन्ना, हमें तुम्हें अपना बनाया। आहार्य इत्ती के बालों को सलीके से एक सिंपल ब्रेड बना देता है जो कि उसकी कमर के नीचे तक आ रही थी। इत्ती उसे कुछ देती है, वो एक सोने और कलरफुल डायमंड्स से बना एक पराड़ा था। आहार्य उससे आंखों से ही पूछता है, यह क्या है? तो इत्ती उसे मिरर में देखते हुए इशारा करती है कि इसे चोटी पर लगाते हैं। आहार्य हाँ में सर हिलाता है और इत्ती की चोटी पर सिंपली टक कर देता है, जिससे कि उसकी सिंपल सी चोटी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आहार्य ड्रेसिंग से कुंदन का एक चोकर सेट उठाता है और उसे इत्ती के गले में पहना देता है, जिससे कि इत्ती का खाली गला भर गया था। ऐसे ही आहार्य एक एक करके उसे सारी ज्वेलरी पहनाता है। वो यह सब काम बहुत ही ध्यान से कर रहा था और इत्ती मिरर से आहार्य को उसे संवारते हुए देख रही थी। आहार्य को जो नहीं पता था, इत्ती उसे मिरर से ही देखते हुए इशारे से बता देती थी। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी, दोनों आंखों ही आंखों से एक दूसरे से बात कर रहे थे। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम्हें आसरा, दुआएं सुनो सजाएं सुनो। आहार्य नीचे झुकता है और इत्ती का पैर अपनी थाईज पर रखकर उसे मोटी सी पर बेहद खूबसूरत पायल पहना देता है और फिर उसकी नाक में नथ पहनाता है। हालांकि उसे पहनाते नहीं बन रहा था, जिससे इत्ती उसे रोकते हुए खुद पहन लेती है और फिर आहार्य उसे मांग टीका पहनाता है। मांग टीका पहनाने के बाद वो उसके बालों पर एक सॉफ्ट किस करता है, जिससे कि इत्ती बंद आंखों से मुस्कुरा देती है। ज्वेलरी पहनने भर से ही उसका लुक एकदम चेंज हो गया था। आहार्य उसके होठों पर एक डार्क शेड लिपस्टिक लगाता है। उसका पूरा फोकस उसके होंठों पर था, जैसे वो गन से किसी टारगेट पर निशाना लगा रहा हो। उसके एक्सप्रेशन देखकर इत्ती को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। तेरे माथे पे बिंदिया, तेरी आंखों में काजल। आहार्य इत्ती की आंखों में काजल लगाता है, उसने कभी किया नहीं था, जिससे वो काफी तेज कर देता है। इत्ती को काफी दर्द होता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं और फिर वो उसके माथे पर एक मरून कलर की बिंदी लगा देता है और उसके सिर को शिद्दत से चूम लेता है। आखिर में मरून कलर की हैवी नेट की चुन्नी इत्ती के सर पर ओढ़ा देता है। अब जाकर वो इत्ती को देखता है
अब तक उसने इत्ती को कई बार देखा था, लेकिन आज वो बहुत ही अलग लग रही थी, उसके लिए सजी हुई और उसी के द्वारा सजी हुई। मरून लहंगा, उस पर जेवरात और सबसे खास उसकी माथे की वो छोटी सी बिंदिया लग रही थी और उसके चेहरे का वो नूर जो कि किसी भी दुल्हन को बाकियों से सबसे अलग बनाता है। इत्ती ड्रेसिंग से खड़ी होकर आहार्य की तरफ मुड़ते हुए कहती है, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? आहार्य उसके हाथों को धीरे से अपने हाथों में लेकर धीमी आवाज में कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें रेडी किया, अब मुझे उतनी ही मेहनत लगेगी तुम्हें अनरेडी करने में। उसकी बात पहले तो इत्ती को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया वो आहार्य के हाथों पर मारते हुए कहती है, कितने बेकार है आप, कैसी बातें कर रहे हैं। आहार्य नीचे बैठकर उसे सैंडल्स पहनाता है और फिर खड़ा होकर इत्ती का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मिसेस आहार्य, आर यू रेडी टू स्टार्ट दिस न्यू जर्नी विथ मी? इत्ती स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है। शनाया की नीली पड़ चुकी बॉडी को ले जाते देख मेहमानों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उनके लिए ऐसे रईस घरों में यह सब एक छोटी बात थी। शनाया की बॉडी को देख मोहिनी एक शैतानी मुस्कान के साथ ऋतिक को देखती है तो ऋतिक भी उसे देख एक डेविल स्माइल देता है। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और एक स्पॉटलाइट महल के एंट्रेंस पर पड़ती है। सबकी नजरें उसी ओर चली जाती है और उन दो लोगों पर थम कर रह जाती हैं। महकश लबों पे आने लगी है, प्यासी कुर्बतें हैरतज़दा ठिकाने लगी हैं, सारी फुर्बतें। वो दोनों कोई और नहीं आहार्य और इत्ती थे, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आहार्य के एक हाथ ने इत्ती के हाथों को थामा हुआ था और एक हाथ में उसकी तलवार थी। इत्ती ने एक हाथ से अपने दुपट्टे का सिरा पकड़ा हुआ था। उसका लहंगा पीछे बहुत वॉल्यूमिनस था और पीछे से पूरे फ्लोर पर फैला हुआ था। उन दोनों को देख मोहिनी जी की आंखों में इतनी नफरत आ जाती है, जो कि अगर कोई अनजान भी देख ले तो उससे भी छुप न सके। आसमान में आतिशबाजियां होने लगती है। दोनों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। घर की औरतें दूर से ही दोनों की बलियां ले रही थी और मन ही मन यह दुआ कर रही थी कि इस खूबसूरत जोड़े को किसी की भी बुरी नजर न लगे। आहार्य इत्ती का हाथ थामे उस खूबसूरती से बनाए गए विशाल मंडप पर जाता है। मंडप पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, क्योंकि मंडप ऊंचाई पर बनाया गया था। मंडप की सीढ़ियों के पास पहुंचकर आहार्य इत्ती को गोद में उठा लेता है, क्योंकि इत्ती को लहंगे की वजह से चढ़ने में दिक्कत होती। आहार्य इत्ती को हवन कुंड के सामने वाली जगह पर, जहां इत्ती को बैठना था, वहां बैठा देता है और फिर अपनी जगह पर बैठ जाता है। पंडित जी शादी के मंत्रों को उच्चारण शुरू करते हैं। पंडित जी मंत्र उच्चारण शुरू करते हैं। वर और वधू वर्णमाला के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की बात सुनकर इत्ती और आहार्य एक दूसरे को देखते हैं और आहार्य इत्ती का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। प्रेक्ति एक थाली में वर्णमाला लेकर आती है। पहले आहार्य इत्ती के गले में वर्णमाला पहनाता है। अब वधू वर के गले में वर्णमाला पहनाएगी। इत्ती हाथों में वर्णमाला लिए आहार्य की देखती है, जो कि उससे खासा लंबा था। इत्ती का मुंह रोने सा बन गया था। मैं हूं न छोटी, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शिवाय मंडप पर चढ़ते हुए कहता है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं अपनी वाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके साथ। आहार्य इतना बोल इत्ती की कमर पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। इसी के साथ सब तेज तेज हूटिंग करने लगते हैं। साथ ही आहार्य और इत्ती के ऊपर फूलों की पंखुड़ियों की बौछार कर रहे थे। शिवाय के कदम बीच में ही ठिठक जाते हैं और आहार्य की बात सुनकर और उसको इत्ती को ऐसे उठाता देख उसका मुंह बन जाता है।
इत्ती पहले तो आहार्य को एकटक देखते लगती है। आहार्य के ऐसे उठाने से उसके गाल लाल हो गए थे। आहार्य भी उसे देखने लगता है। दोनों अब सब कुछ भूलकर एक दूसरे को देख रहे थे। वो यह भूल चुके थे कि दोनों शादी कर रहे हैं। अरे इत्ती बेटा, जमाई सा की गोद में तो तुम्हें अब पूरी जिंदगी रहना है। अभी पहले शादी कर लो, उसके बाद कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, इत्ती की एक रिलेटिव हंसते हुए कहती है। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इत्ती और आहार्य जो सब कुछ भूलकर एक दूसरे को देख रहे थे वो होश में आते हैं। इत्ती का तो शर्म से बुरा हाल हो गया था। वो जल्दी से आहार्य के गले में वर्णमाला डाल देती है। आहार्य इत्ती के लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए उसे धीरे से नीचे उतार देता है। वो दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता आगे आइए। पंडित जी की बात सुनकर इत्ती के माँ सा और बाबा सा मंडप पर आते हैं। शिवराज जी इत्ती का सीधा हाथ लेकर आहार्य के सीधे हाथ पर रख देते हैं और फिर उस पर शुद्ध जल छिड़कते हुए कहते हैं, मैं अपनी प्यारी सी बेटी का हाथ जीवन भर के लिए आपके हाथ में देता हूँ। आप हर सुख दुख में उसका साथ दीजिएगा, उसका ख्याल रखिएगा। आहार्य इत्ती को देखते हुए हाँ में सर हिला देता है। अपने माँ सा बाबा सा को देखकर इत्ती बहुत इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। यह सोचकर कि अब वो उनके साथ नहीं रह पाएगी, उसे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ छूट रहा हो। अपनी बेटी को रोता देख दोनों की आंखें भी नम हो जाती है। वो कितने जिगर से अपनी फूल सी बेटी को किसी और के हाथ में दे रहे थे, यह सिर्फ उनका दिल ही जानता है। रोते नहीं बेटा, हमेशा खुश रहो, शिवराज जी इत्ती के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं और अपना जी कड़ा कर मेघा जी को लेकर मंडप से नीचे चले जाते हैं। इत्ती अभी भी रो रही थी। उसे रोता देख आहार्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, तुम ऐसे रोगी तो मुझे लगेगा मैं तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ। आहार्य की बात सुनकर इत्ती अपनी आंसू से भरी आंखों से आहार्य को घूरने लगती है। यार, अपने पति को ऐसे मत घूरो, इससे अच्छा तो तुम रो ही लो। आहार्य अपने चेहरे पर जानबूझकर डर वाले एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है। उसके एक्सप्रेशन देख इत्ती रोते हुए ही धीरे से स्माइल करते हुए कहती है, कितनी बेकार एक्टिंग करते हैं आप। दोनों की शादी की रस्में चल रही थी जो उन्हें जन्मों जन्मों के लिए एक साथ जोड़ने वाली थी। वर और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले आहार्य उठता है और फिर वो इत्ती का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। पहले 3 फेरों में कन्या आगे रहेगी, पंडित जी दोनों को बताते हैं। पहले फेरे में आप अपनी पत्नी को यह वचन दीजिए कि अगर आप कभी तीर्थ यात्रा करने जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप कोई व्रत उपवास या अन्य धार्मिक कार्य करें तो आज की भांति ही उसे बाईं ओर बिठाएं। दोनों फेरे लेना शुरू करते हैं। इत्ती आगे थी और उसने एक हाथ से आहार्य की तलवार पकड़ी हुई थी, जैसा कि राजपूत समाज के नियम थे। पंडित जी की बात दोहराते हुए आहार्य वचन देता है। दोनों का एक फेरा पूरा हो चुका था। दूसरे फेरे में आप अपनी पत्नी को यह वचन दीजिए कि जिस तरह से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे ही उनके भी माता पिता का सम्मान करेंगे। आहार्य दूसरा वचन लेते हुए कहता है, मैं वचन देता हूँ कि मैं हमेशा अपनी पत्नी को मान सम्मान दूंगा और साथ ही उसके माता पिता को भी वही मान सम्मान दूंगा। अब दूसरा फेरा पूरा हो चुका था। माहौल एकदम शांत था। सब शांति से दोनों के फेरों होते हुए देख रहे थे, साथ ही उन वचनों को भी सुन रहे थे। प्रेगती और शिवाय को अपनी शादी याद आ गई थी। आकाश चोर नजरों से कीर्ति को देखता है तो पाता है कीर्ति भी उसे ही देख रही थी। अचानक से नजरें मिलने से दोनों सकपका जाते हैं। ऋतिक और मोनी भी एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। शायद वो इत्ती और आहार्य में अपने आप को इमेजिन कर रहे थे। दोनों तीसरा फेरा लेना शुरू करते हैं।
तीसरे फेरे में आप अपनी पत्नी को यह वचन दीजिए कि जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में वर उसका पालन करता रहेंगे। आहार्य फेरे लेते हुए कहता है, मैं वचन देता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी अपनी चेरी का ख्याल रखूंगा। आहार्य की बात सुनकर इत्ती फेरे लेते हुए ही मुस्कुरा देती है। अब बाकी के 4 वचनों में वर आगे रहेगा। दोनों चौथा फेरा लेना शुरू करते हैं। इस बार आहार्य आगे था। वधू चौथे वचन में ये कहती है कि अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो ऐसे में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा दायित्व आपके कंधों पर होगा। अगर आप इस भार को संभालने में सक्षम हैं और इसे वहन करने की प्रतिज्ञा आप लेते हैं, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आहार्य चौथे वचन को स्वीकार करते वचन देता है। दोनों 4 फेरे ले चुके थे। हर एक फेरे के साथ दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। 5वां वचन। 5वें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि, लेन-देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 5वां फेरा लेते हुए आहार्य इस वचन को भी दिल से एक्सेप्ट करता है। सब दोनों के ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे। सबके चेहरे पर स्माइल थी सिवाय एक को छोड़कर। छठे फेरे में आप अपनी पत्नी को यह वचन दीजिए कि अगर वो कभी अपने परिवार या सखियों के बीच बैठी है तो आप समाज में किसी तरह से इनका अपमान नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं हमेशा अपनी पत्नी की इज्जत करूंगा, कभी भी समाज के सामने उसे झुकने नहीं दूंगा। इत्ती मन में कहती है, हाँ तो आपने कभी भी किसी के सामने मेरी इंसल्ट की तो मैं आपको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आहार्य को इत्ती के मन की बात जैसे पता थी और वो हल्की सी स्माइल करने लगता है। 7वें और आखिरी फेरे में आप अपनी पत्नी को यह वचन दीजिए कि आप पराई महिलाओं को अपनी मां सामान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। आहार्य और इत्ती 7वां फेरे को लेना शुरू करते हैं और आहार्य इत्ती को वचन देते हुए कहता है, न आज तक मैंने किसी गैर लड़की को देखा है, नहीं कभी देखूंगा। तुम ही मेरी लाइफ में वो आखिरी लड़की रहोगी जो मेरी हमसफर रहेगी। 7 फेरे पूरे हुए। अब आप दोनों अपनी जगह पर आकर बैठ जाइए। दोनों वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। बैठते ही इत्ती आहार्य से धीरे से कहती है, लास्ट वचन अच्छे से याद रखना वरना जैसे आज उस शनाया का हाल किया है, अगला नंबर आपका होगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो, अभी तो हमारी शादी भी पूरी नहीं हुई, तुमने अभी से अपने पति पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आहार्य इत्ती की बात का जवाब देता है, धमकी समझो या ऑर्डर, लेकिन मानना तो पड़ेगा और अब आप बिल्कुल बैकआउट नहीं कर सकते। कभी करूंगा भी न। आहार्य इत्ती की हथेली अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। पंडित जी कहते हैं। आहार्य और इत्ती एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इत्ती की जो हथेली आहार्य के हाथों में थी वो पसीने से भीग जाती है और उसका दिल नर्वसनेस से घबराने लगता है। आहार्य उसके गालों को हल्का सा सहलाते हुए कहता है, डोंट बी नर्वस, आई एम ऑलवेज विथ यू। और फिर आहार्य सामने रखी थाली से सिंदूर उठाता है और फिर इत्ती के मांग टीके को हल्का सा साइड कर उसकी पूरी मांग में सिंदूर भर देता है। इत्ती की आंखें बंद हो जाती है। उसके पेट में जैसे तितलियां उड़ रही थी। थोड़ा सा सिंदूर इत्ती की नाक पर गिर जाता है। उसका एक हाथ अभी भी आहार्य के हाथ में था। वो टाइटली आहार्य के हाथ को पकड़ लेती है। आहार्य उसकी मांग भर उसके सर पर अपने लब रख देता है, जैसे वो बता रहा हो कि वो हमेशा उसके साथ है। अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाइए। आहार्य अपनी जेब से मंगलसूत्र निकालता है। जैसे ही वो मंगलसूत्र सबकी आंखों के सामने आता है, सबकी आंखें खुल जाती है क्योंकि वो मंगलसूत्र बेहद खूबसूरत था। उसमें पिरोए गए छोटे छोटे ब्लैक डायमंड और बीच में
व्हाइट डायमंड से बना वो लव बर्ड्स का पैटर्न रोशनी में बेहद चमक रहा था। आहार्य इत्ती के करीब जाकर उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। उसके मंगलसूत्र पहनाते ही पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। उनके इतना कहते ही सब खुशी से एक दूसरे को हग कर लेते हैं। लेकिन रोज से उलट इत्ती, जो हर बात पर ओवर एक्साइटेड हो आती थी, वो मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लेती है। उसे अब बहुत शर्म आ रही थी। वो आहार्य की तरफ भी नहीं देख पा रही थी। उसे क्या महसूस हो रहा था यह उसकी समझ से परे था। एक तरफ बेहद खुशी, एक तरह थोड़ा डर कि उसकी आगे की लाइफ कैसे रहेगी। आप दोनों अब बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि तुम्हें इतना ज्यादा शर्माना पड़े, आहार्य उसके कान में मदहोशी से कहता है। उसकी गर्म सांसें और इतनी मदहोश आवाज से इत्ती और ज्यादा गुलाबी हो जाती है। अच्छा, तो तुम शर्माने की प्रैक्टिस कर रही हो ताकि आज रात। चुप चुप, कैसी बातें कर रहे हैं आप, बेशर्म, इत्ती शर्माना भूलकर आहार्य को डांटते हुए कहती है। दोनों नीचे आकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर सब उन्हें लेकर डाइनिंग एरिया, जो कि सिर्फ फैमिली मेंबर के लिए गार्डन एरिया में लगाया गया था, वहां जाते हैं। बाकी गेस्ट के लिए अलग जगह बफे का अरेंजमेंट किया गया था। आहार्य और इत्ती डाइनिंग टेबल के एक एंड पर बैठ जाते हैं और बाकी सब लड़कियां उनके आसपास खड़ी हो जाती है। इत्ती उन्हें अजीब तरह से देखते हुए कहती है, तुम लोग हमारे सर पर क्यों खड़े हो, हम भी इंसान ही हैं, हमें भी खाना खाना आता है। इत्ती की ऐसी टेढ़ी बात सुनकर रिद्धि अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, अभी तो रो रही थी, अब देखो। इत्ती की ऐसी टेढ़ी बात सुनकर रिद्धि अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, अभी तो रो रही थी, अब देखो कैसे लड़ाकू की तरह लड़ रही हो। फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए, तब भी रो रही थी या नाटक कर रही थी। रिद्धि की बात सुन इत्ती चिढ़ते हुए कहती है, यार तुम कितनी बुरी हो, मैं सच में रो रही थी। फिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो आहार्य की तरफ देख कर कहती है, मैं सच में रो रही थी ना, तब बताइए आप सबको। अब उसे क्यों टीज कर रहे हो तुम लोग। रोहिणी जी, जो डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर बैठी थी, वो उनकी बातें सुनकर कहती है, और बेटा यह लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि अब जमाई सा और तुम्हें एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाना है, और जो जो यह लोग बोलेंगी वही वही चीजें तुम्हें एक दूसरे की खिलानी है। उनकी बात सुनकर इत्ती एक नज़र उन लोगों को देखती है जो उसे एक अजीब सी स्माइल के साथ देख रहे थे। यार यह कैसी रस्म है, अब यह लोग जानबूझकर जो मुझे नहीं पसंद वही खाने को देंगे, बदतमीज कही के। इत्ती मन ही मन रोते हुए कहती है। क्या हुआ तुम्हें, आहार्य इत्ती से पूछता है, जबकि उसे अच्छे से पता था इत्ती क्या सोच रही है। कुछ नहीं, इत्ती न में सर हिलाते हुए कहती है। चलिए जीजू, अब आप अपनी नई नई बनी वाइफ को यह खिलाइए। रिद्धि एक मिठाई की तरफ इशारा करते हुए कहती है। डाइनिंग टेबल पर कई इंडियन एंड अदर कंट्रीज की डिशेज रखी हुई थी। उस डिश को देखकर इत्ती चैन की सांस लेती है कि मिठाई ही तो है। आहार्य वो डिश उठाकर इत्ती को खिला देता है। अच्छा, अब तुम जीजू को यह डिश खिलाओ, मिहिका इत्ती को शाही पनीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है। इत्ती उसकी एक बाइट लेती है और आहार्य को खिलाने के लिए उसके मुंह के पास ले जाती है। आहार्य एक नज़र उसे देखता है, फिर डिश को खा लेता है। साथ ही साथ उसने इत्ती की उंगलियों को भी लिक किया था, जिसे महसूस कर इत्ती सकपका जाती है और आहार्य को सकपकाते हुए देखने लगती है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, आहार्य जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछता है। आहार्य ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो कि उसने किया क्या है। यार अब तो वो तुम्हारे ही हो गए हैं, जी भर कर देखना, अब तो सुबह शाम और फिर रात तक को थोड़ा लंबा खींचते हुए मिहिका बोली। इत्ती के गालों पर गुलाबी रंगत छा गई थी, उसके लिए यह बहुत एम्बेरिंग मोमेंट था। वो आहार्य को घूरने लगती है तो सब हंसने लगते हैं।
इतनी जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है क्योंकि इसीलिए तो उसका मजाक बनाया जा रहा था क्योंकि वो आहार्य को देख रही थी। वो मन ही मन आहार्य को सबक सिखाने का डिसाइड करती है। कुछ देर बाद इत्ती काफी फ्रस्ट्रेट लग रही थी क्योंकि अब तक उन्होंने आहार्य को उसे सिर्फ स्वीट डिशेज ही खिलाने को कहा था और उसे मीठा कोई खास पसंद नहीं था। टेबल पर इतनी सारी स्पाइसी एंड टेस्टी डिशेज रखी थी जिन्हें देख इत्ती का मन ललचा रहा था जबकि उससे उलट उसे आहार्य को डिफरेंट और अच्छी अच्छी डिशेस खिलाने को कहा जा रहा था जिससे उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस अपना गुस्सा आहार्य की उंगलियों को बाइट करते हुए निकाल रही थी जो कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था। सब लोग लिविंग हॉल के सोफे पर अपनी अपनी जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। फंक्शन खत्म हो गया था और जो भी बिजनेसमैन गेस्ट आए थे उनको रिटर्न गिफ्ट देकर विदा कर दिया गया था, बस कुछ खास रिलेटिव्स ही थे। माई वाइल्ड कैट, आई थिंक तुम्हें मेरी उंगलियां ज्यादा ही टेस्टी लगी तभी तो तुम खाने से ज्यादा तो इन्हें बाइट कर रही थी। देखो मेरी उंगलियों का क्या हाल कर दिया तुमने। आहार्य इत्ती को नीचे अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है। इत्ती उसकी उंगलियों को जैसे ही देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि आहार्य की उंगलियों पर बाइट मार्क्स बहुत गहरे थे। इत्ती जल्दी से उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको इतना लग जाएगा, सो सॉरी। इत्ती लगातार उसे सॉरी बोल रही थी, उसे तो एहसास भी नहीं हुआ था कि उसने इतना तेज तेज बाइट किया है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मैं कैसे मान लूं तुम्हें सच में रिग्रेट हो रहा है। आहार्य एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ इत्ती से कहता है। उसको इतना सीरियस देख इत्ती डर जाती है, उसे लगता है कि शायद आहार्य को उसने ज्यादा ही हर्ट कर दिया, इसलिए आहार्य उससे नाराज है। मुझे सच में दुख हो रहा है, इत्ती अपना सर झुकाते हुए कहती है। ठीक है, फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तभी मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करूंगा। पर पनिशमेंट, कैसी पनिशमेंट? इत्ती आहार्य की आंखों में देखते हुए कहती है। आहार्य हल्का झुककर उसके कान में कुछ कहता है और उससे दूर होकर उसे देखकर स्माइल करने लगता है। इत्ती की नजरें झुकी हुई थी, वो ब्लश करते हुए हाँ में सर हिला देती है। उसकी हाँ सुनकर आहार्य के चेहरे की स्माइल और गहरी हो जाती है। वहां सब बैठे थे और कुछ बात कर रहे थे। विदाई का मुहूर्त हो गया है तो अब आप लोग हमें इजाजत दीजिए कि हम इत्ती बेटा को अपने घर ले जाएं। तेजस्वी जी इत्ती के परिवार वालों से कहती है। उनकी बात सुनकर जो खुशी का माहौल था वो थम सा जाता है। सबके चेहरे की हंसी गायब होते देख तेजस्वी जी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन सबको अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। लेकिन विदाई करने की क्या जरूरत अभी से? शिवाय उनकी बात सुनकर अचानक ही बोल पड़ा तो सबकी नजरें उसे देखने लगी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर शिवाय अपनी बात को और अच्छे से सबको समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब कि दादा सा चाहते थे कि छोटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, तो शादी तो हो गई ना, अब विदाई कुछ सालों बाद हो जाएगी, जैसे पहले के टाइम पर होता था कि शादी हो जाती थी और फिर बेटी को कुछ सालों बाद विदा करते थे ना। और अभी छोटी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, अभी उसने सिर्फ स्कूलिंग की है, जब उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तब हो जाएगी यह विदाई। उसकी बात सुनकर सब स्पीचलेस हो गए। आहार्य शिवाय को घूरने लगता है, उसे शिवाय की बात जरा भी पसंद नहीं आई थी। और फिर आहार्य इत्ती को देखता है, उसके चेहरे को देखकर लग था कि वो शिवाय की बात सुनकर थोड़ी थोड़ी एग्री हो रही है। आहार्य को पता था एक बार इत्ती के मन में यह बात बैठ गई तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी जिद मनवा कर ही रहेगी। उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब मैनेज कर लिया है। और रही बात तुम्हारे सो कॉल्ड एक्सक्यूज की, तो वो तब की बात है जब लड़कियों की शादी 12 साल की एज में हो जाती थी।
एंड शायद उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी वाइफ को संभाल सके, तभी तो शादी कर लेते थे एंड उनके बड़े होने का वेट करते थे। बट मैं हर तरह से, हर स्टेज में, हर एज में अपनी वाइफ को संभाल सकता हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ। आहार्य शिवाय की बातों का तीखेपन से जवाब देता है, क्योंकि उसने इत्ती का 12 साल तक वेट किया था कि वो अपने आप को इतना पावरफुल बना ले कि कोई उसे उससे अलग ना कर सके। अब जब उसने पूरे हक से उसे अपना बना लिया है तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई अब उनके बीच आए। आहार्य की रूखी बात सुनकर इत्ती ने जो कुछ बोलने के लिए मुंह खोला था, उसने अपने शब्द अपने तक ही रखना सही समझा। इत्ती मन ही मन सोच रही थी कि जिसको पढ़ना है कोई उससे तो पूछ ले कि उसका पढ़ने का मन है या नहीं, सब खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। कुछ देर बाद इत्ती की विदाई की रस्म शुरू हो गई थी, क्योंकि विदाई तो होनी ही थी। मेघा जी एक सफेद कपड़े में इत्ती के हाथों की छाप लेती है। इत्ती के आंखों से आंसू बह रहे थे। आप लोग मुझे भूलना मत, मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करना, भाई को नहीं, इत्ती राणा सिंह जी के गले लगते हुए कहती है। वैसे तो राणा सिंह जी बहुत ही मजबूत दिल के इंसान थे, लेकिन आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ राजकुमारी, हम तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, राणा सिंह जी नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहते हैं। सब इत्ती को हक करते हैं। मेघा जी, त्रिदेवियां, शिवराज जी, कीर्ति, रोहिणी जी, सबकी आंखों में आंसू थे। आखिर इत्ती सबकी लाडली जो थी। एंड में वो शिवाय और प्रेक्ति को देखती है तो उसे और ज्यादा रोना आ जाता है, और वो दोनों को टाइटली हक करते हुए रोते हुए कहती है, आप दोनों लड़ना मत, बिल्कुल भी, मैं लड़ाई सॉल्व कराने नहीं आऊंगी। शिवाय को रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन प्रेक्ति बहुत रो रही थी। शिवाय इत्ती का सर सहलाते हुए बोला, तू किसी से लड़ना मत और सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई को ही करना, हमेशा इतना बोला। वो आहार्य को घूरने लगता है। आहार्य एक नज़र उसे देखता है और फिर उसे इग्नोर कर वो वापस अपनी नजरें इत्ती की ओर कर लेता है, क्योंकि शिवाय कभी कभी बहुत चाइल्डिश हरकतें करता था जो आहार्य को बहुत इरिटेट करता था। और फिर शिवाय इत्ती का हाथ आहार्य के हाथों में देते हुए धमकी भरे लहजे में बोला, मेरी बहन का ख्याल रखना, अगर वो जरा भी सैड हुई तो मैं उसे वापस ले आऊंगा। सैडली बट यू वोंट गॉट चांस टू डू दैट, आहार्य शिवाय का मजाक उड़ाते हुए कहता है, और फिर एक नज़र इत्ती को देखता है जो काफी रो रही थी। वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर चौपर पर बैठ जाता है। आकाश जो कीर्ति के पास खड़ा था वो धीरे से उससे कहता है, कीर्ति जी अभी तो मुझे जाना होगा, लेकिन आप सैड मत होइए, मैं आपको रोज कॉल करूंगा। उसकी बात सुनकर कीर्ति उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपके फोन से, और जल्दी से वहां से निकल जाता है। कीर्ति कुछ पल उस तरफ घूरती है जहां आकाश गया था, बट अचानक ही उसकी सूजी हुई आंखों से एक कतरा आंसू गिर जाता है। उसकी आंखें इत्ती की वजह से सूजी हुई थी, क्योंकि वो उसके लिए रोई थी, लेकिन इस बार वाली आंसू की बूंद उसके आंखों से क्यों बही, इस बात से वो जानकर भी अनजान थी। राणा सिंह जी अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, अब हमें इजाजत दीजिए। और फिर सब अपने अपने चौपर पर बैठ जाते हैं। इत्ती आहार्य को लेकर सीट पर बैठ जाता है। इत्ती उसकी गोद में थी और रो रही थी। कब तक रोने का प्लान है तुम्हारा? आहार्य उसे अपने गोद में ठीक से एडजस्ट करते हुए कहता है। अब इंसान अपनी मर्जी से रो भी नहीं सकता है, और मैंने क्या कोई टाइम सेट किया है कि मेरी आंखों से इतनी देर तक आंसू बहेंगे? इत्ती आहार्य को टेढ़ा जवाब देती है। ठीक है फिर तुम रो लो, आहार्य उसका सर अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहता है। रोते हुए इंसान को चुप कराया जाता है, उसे और रोने के लिए नहीं कहा जाता।
इत्ती अपनी आंसू भरी आंखों से आहार्य को घूरते हुए बोली, और अभी तो हमारी शादी को ठीक से 2 घंटे भी नहीं हुई और आप अभी से बदल गया, मुझसे बात मत करना। इतना बोल वो आहार्य के सीने में घुस जाती है, जैसे वो आहार्य को देखना भी ना चाहती हो। वो एक नाराज किटन की तरह लग रही थी। सबके चोपर्स एंड कार्स जयपुर में पहुंच चुके थे और कुछ ही देर में महल पहुंचने वाले थे। इत्ती आहार्य से लड़ झगड़ कर उसी की गोद में सो गई थी। आहार्य जो इत्ती को काफी देर से उठा रहा था, लेकिन इत्ती थी जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आहार्य के बार बार उठाने से वो काफी फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? कब से मुझे नींद आ रही है और अब आपके ऐसे उठाने से पूरा दिन मेरे सर में दर्द होगा। इत्ती आंखें बंद किए ही चिड़चिड़ी आवाज में कहती है। उसकी ऐसी बात सुनकर आहार्य अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहता है, ओह, तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? ठीक है, तो मैं क्यों तुम्हें अपनी गोद में लेकर बैठा हूँ? तब से मुझे तुम्हें जेट से नीचे फेंक देना चाहिए ताकि तुम आराम से सोती रहो और फिर वहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ऐसा कह आहार्य उठने लगता है। इत्ती, जिसकी नींद बहुत पहले ही आहार्य के उठाने से खुल चुकी थी, लेकिन फिर भी आलस की वजह से उसे अपनी आंखें खोलने का जरा भी मन नहीं था, वो जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं उठ गई। मैं तो बहुत पहले ही उठ गई थी, शायद आपने देखा नहीं, प्लीज मुझे नीचे मत फेंकना। उसने अपने हाथों को आहार्य की गर्दन पर टाइटली लपेट लिए थे। हम्मम, अब तुम उठ गई हो। आहार्य उसे आंखें खोलते देख वापस से सीट पर बैठ जाता है। इत्ती उसकी गोद से उठते हुए पास की सीट पर बैठते हुए कहती है, मुझे नहीं बैठना आपकी गोद में। इसमें इतना एहसान क्यों जता रहे हो? और वैसे भी मेरा वैट तो बिल्कुल पंख जितना हल्का है, आपको तो फील भी नहीं हो रहा होगा कुछ। जिसने उठाया है उससे पूछो तुम कितनी भारी थी। आहार्य अपने हाथों को देखते हुए ऐसा चेहरा बनाता है जैसे उसके हाथ कितने दुख रहे हो। इत्ती अपने कानों को अपने दोनों हाथों से बंद करते हुए बोली, मुझे किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही, तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो प्लीज न बोलें। कुछ ही देर में उनका जेट महल के गार्डन में लैंड करता है। सबसे पहले बाकी सब बाहर आते हैं और सबसे आखिर में आहार्य इत्ती का हाथ पकड़े बाहर आता है। इस बार इत्ती के चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। उनका जेट महल के पीछे वाले हिस्से में लैंड हुआ था। आहार्य और इत्ती जैसे ही बाहर आते हैं तो आम जनता जो बस उनकी एक झलक पाने के लिए खड़ी थी, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और हो भी क्यों न, आहार्य उनका राजा सा और इत्ती उसकी पत्नी यानी उनकी रानी थी। और सब तेजी से उनका नाम बोलने लगते हैं। राणा सिंह जी सबको शांत रहने का कहते हैं और फिर गार्ड्स को कुछ इशारा करते हैं, तो गार्ड्स उनका इशारा समझकर चले जाते हैं और कुछ देर बाद ही वो वापस आते हैं तो उनके हाथ में बड़ी बड़ी थाली थी। राणा सिंह जी उन थालियों से कपड़ा हटाते हैं तो उनमें बहुत सारे सोने चांदी के बिस्किट्स थे। राणा सिंह जी इत्ती को देखकर कहते हैं, बेटा, आप इन थालियों को एक एक बार अपने हाथों से छू लीजिए। इत्ती घूंघट से ही आहार्य की तरफ देखती है तो आहार्य हाँ में सर हिला देता है। गार्ड्स उन थालियों को इत्ती के सामने लाते हैं तो इत्ती बारी बारी सबको एक एक बार छू देती है। फिर राणा सिंह जी उसे सब में बांटने का ऐलान करते हैं, साथ में सबसे यह विनती करते हैं कि वो नए जोड़े को हमेशा साथ और खुश रहने का आशीर्वाद दे। सब उनकी बात सुनकर मन ही मन आहार्य और इत्ती को बहुत सारी दुआएं देते हैं। अब तक घर की सभी औरतों ने अंदर इत्ती के गृह प्रवेश की तैयारियां कर ली थी। आहार्य और इत्ती महल की चौखट पर खड़े थे और तेजस्वी जी उनकी आरती कर रही थी। आरती करने के बाद वो इत्ती को नीचे रखे चावल से भरे कलश की तरफ इशारे करते हुए कहती है, अब आपको अपने दाएं पांव से हल्के से इस कलश को गिराना है, फिर इस आलते से भरी थाल में अपने पैरों को डुबोकर अपने पैरों की छाप इस सफेद कपड़े में छोड़ते हुए अंदर आना है। उनकी एक साथ इतनी सारी बातें सुन इत्ती मन ही मन कहती है, इतनी जल्दी जल्दी सब बोल दिया।
थोड़ा समझने का टाइम तो देती। मेरे अंदर तो वैसे ही दिमाग की कमी है, तभी तो हमेशा इतने कम मार्क्स आते हैं हमेशा। क्या सोच रही हो बेटा? उसे सोच में गुम देख तेजस्वी जी उससे पूछती है। न नहीं, कुछ नहीं, इत्ती अपनी सोच से बाहर आते हुए कहती है। फिर अपने भारी भरकम वल्यूमिनस लहंगे को अपने दोनों हाथों से हल्का सा ऊपर करती है। अब उसके मेहंदी से भरे पंजे दिख रहे थे और फिर वो हल्का सा कलश को अपने दाएं पैर से धक्का देती है और अपना एक पैर उस आलते से भरे हुए थाल में डालती है और फिर दूसरा। लेकिन अचानक ही वो अपने साइड में खड़े आहार्य से डरते हुए बोली, प्लीज आप मुझे पकड़ लेना, वरना ऐसा न हो कि मैं स्लिप होकर गिर जाऊं। मैं गिरते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी और फिर सब मुझ पर हंसेंगे। उसकी बात सुनकर सबको हंसी सी आ जाती है। लेकिन तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही थी, आहार्य उससे कहता है। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप तो हर बात पकड़ कर ही बैठ जाते हैं। इत्ती उसे पूरी बीवियों वाले अवतार में घूरते हुए कहती है। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा, आहार्य कहता है। हम्मम, गुड फॉर यू। और फिर इत्ती अपने पैरों की छाप उस सफेद कपड़े पर बनाते हुए आगे चलती है। उसी के साथ साथ आहार्य भी चल रहा था। आहार्य फिर अचानक ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है और जैसे ही उसे वहां से लेकर जाने वाला होता है कि तेजस्वी जी उसे रोकते हुए, कहाँ? ऑफ कोर्स रूम में, अब तो शादी और जो भी रस्म थी सब हो गई ना। आहार्य उन्हें जवाब देता है, क्योंकि उसकी नज़र में शादी हो गई है और इत्ती का गृह प्रवेश भी, तो अब उनका यहाँ कोई काम ही नहीं है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं तो आहार्य उन्हें अजीब नजरों से देखने लगता है। इतनी भी क्या जल्दी है भाई सा, आपको अभी तो और भी रस्में बाकी है जो बहुत ही एक्साइटिंग है, मानसी एक्साइटेड होते हुए कहती है। अब कौन सी रस्में बाकी है, शादी तो हो गई है, आहार्य उसकी बात सुनकर कहता है। अरे वो रिंग्स ढूंढने वाली रस्म, इत्ती आहार्य की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहती है, क्योंकि प्रेक्ति और शिवाय की शादी में यह सब रस्में हुई थी। हाँ भाभी सा, वही। मोनी उसकी बात पर हामी भरती है। हाँ, वो भी, और भी दो तीन चीजें होती है जो कि खुशी के लिए की जाती है, तेजस्वी जी उन लोगों को समझाते हुए कहती है। लेकिन यह सब कोई कंपलसरी थोड़ी है, आहार्य जो उन सब की बात सुन रहा था वो कहता है। उसे मन ही मन बहुत इरिटेशन हो रही थी। अरे लेकिन मुझे करनी है, मुझे बहुत मस्त लगती है यह रिचुअल्स और मैं बहुत एक्साइटेड थी यह सब करने के लिए, इत्ती आहार्य को देखते हुए कहती है। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट देख फिर आहार्य सहमत हो जाता है। कुछ देर बाद इत्ती और आहार्य साथ बैठे थे और उनके सामने एक बड़ा सा सोने का बर्तन रखा था। उस बर्तन में दूध और गुलाब की पंखुड़ियां थी। बाकी सब घरवाले उन्हें घेर कर बैठे थे। तीन तिगाड़ा इत्ती के साइड आकर बैठे थे। यह देख ऋतिक आहार्य के साइड में बैठते हुए बोला, डोंट वरी सर, आई एम ऑलवेज विथ यू। उसकी बात सुन इत्ती धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, सर और सर के मिस्टर असिस्टेंट हो है। लेकिन उसकी आवाज इतनी धीरे भी नहीं थी कि कोई सुन न पाए। अपनी जेलस वाइफ को देख आहार्य को मन ही मन हंसी आ जाती है और ऋतिक का तो मुंह ही बन जाता है। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, कितनी जेलस है। ओके, तो मैं यह रिंग इस बर्तन में डाल रही हूँ, जो भी यह रिंग पहले ढूंढ लेगा तो मतलब वो डोमिनेट करेगा और हारने वाले को पूरी लाइफ उसकी बात माननी होगी। मोनी उस रिंग को सबको दिखाते हुए कहती है और फिर उसे उस दूध से भरे बर्तन में डाल देती है। इत्ती तो कंपटीशन जीतने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वही जीतेगी। चलो अब आप दोनों शुरू करो, तेजस्वी जी जो कि साइड में बैठी थी वो दोनों से कहती है। उसके बोलते ही इतनी जल्दी से अपना हाथ दूध में डालकर रिंग ढूंढना स्टार्ट कर देती है। उसकी जल्दबाजी देख आहार्य ना में सर हिला देता है और फिर वो भी ढूंढना शुरू करता है। छोटी सी भाभी सा, आप ही जीतना, आकाश तेजी से चिल्लाते हुए इत्ती को चीयर अप करता है। ओफो, आप इतना तेज चिल्लाएंगे तो मैं कंसंट्रेट कैसे कर पाऊंगी, पहले मिलने तो दीजिए।
इत्ती जो रिंग न मिलने से अब तक फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो आकाश पर गुस्सा करते हुए कहती है। इत्ती की बात सुन आकाश का मुंह बन जाता है। इत्ती काफी डिस्पीरेट होते हुए रिंग को ढूंढ रही थी, उसके उलट आहार्य बहुत ही कामली। इत्ती धीरे से आहार्य के कान में कहती है, प्लीज आप मुझे जीतने दीजिए, न आप जानबूझकर हार जाइए। आहार्य अपने सामने बैठी उस चालाक लड़की को घूरता है जो हर वक्त उससे लड़ती रहती है और अब कैसे अच्छी बनकर उसे हारने को बोल रही है। लेकिन तुम ही तो कहती हो कि तुम्हें हर गेम फैली खेलना पसंद है। इतना बोल आहार्य अपना हाथ बाहर निकालता है। सबकी नजर उसके हाथों में पकड़ी रिंग पर जाती है। उसके हाथ में रिंग देख तेजस्वी जी हंसते हुए कहती है, ओह, तो मतलब आहार्य की चलेगी इनके रिश्ते में। इत्ती जिसे अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, वो अचानक ही इत्ती रोने लगती है। उसे रोता देख किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक हुआ क्या। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बेटा, तुम्हें अपने घरवालों की याद आ रही है क्या? तेजस्वी जी इत्ती से पूछती है। वो भी काफी घबरा गई थी ऐसे अचानक इत्ती के रोने से। ये अगर जानबूझकर हार जाते तो इनका कुछ बिगड़ थोड़ी न जाता। यह मुझे हमेशा हरा देते हैं। इत्ती सुबकते हुए कहती है। अच्छा, हम दोबारा करते हैं, इस बार तुम जीत जाना। आहार्य उसके आंसू साफ करते हुए बोला। उसे नहीं पता था कि इत्ती रोने लग जाएगी, वो तो बस इत्ती को परेशान करने के लिए जीत गया था। उसे इत्ती का वो गुस्से से भरा चेहरा बहुत प्यारा लगता था। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो कि आप अब जानबूझकर हार जाओगे और मैं खुश हो जाऊंगी? इत्ती उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है, और हाँ, मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली समझे आप, बल्कि आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, भले ही आप जीत ही क्यों न गए हो। अच्छा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। मैं वैसे भी तो तुम्हारी सब बातें मानता हूं ना। आहार्य उसे मानते हुए बोला। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने मनाने में फिर से यह भूल गए थे कि उनके अलावा भी वहां और लोग हैं। और बाकी सब घर वाले जब इत्ती बोलती तो उसकी तरफ देखते और जब आहार्य कुछ बोलता तो उसकी तरफ देखते। आखिर में इत्ती चुप हो जाती है। अब वो खुश लग रही थी। फिर वो तेजस्वी जी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, अब कौन सी रस्म है, उसे तो पक्का में ही जीतूंगी। तेजस्वी जी होश में आते हुए, हाँ बेटा, पक्का इस बार तुम ही जीतोगी। सब बहुत खुश थे और रस्मों को एंजॉय कर रहे थे। बस मोहिनी जी वहां नहीं थी। वो इत्ती का गृह प्रवेश होते ही अपने रूम में चली गई थी और किसी ने उन्हें कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा से अपनी मर्जी के मुताबिक ही चलती थी। तेजस्वी जी अब दोनों को अपने हाथों में पहने कंगन को खोलने का कहती है, जो उन्होंने शादी से पहले एक दूसरे के हाथों में बांधा था, और दोनों को यह भी बताती है कि जैसे दोनों ने एक हाथ से एक दूसरे के हाथों में बांधा था, वैसे ही उन्हें एक ही हाथ से उसे खोलना भी है। उनकी बात सुनने के बाद इत्ती और आहार्य एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक ही हाथ से एक दूसरे के कंगन को खोलना शुरू करते हैं। इत्ती बड़े ही गौर से अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाकर उसे खोल रही थी। उसके चेहरे पर काफी सीरियसनेस थी। उसके उलट आहार्य का ध्यान कंगने को खोलने में कम और इत्ती को देखने में ज्यादा था। आहार्य कुछ ही सेकंड्स में बिना किसी मुश्किल के उसे खोल सकता था, लेकिन वो जानबूझकर धीरे धीरे खोल रहा था, क्योंकि वो इस बार इत्ती को बिल्कुल भी नहीं रुलाना चाहता था। कुछ देर की मेहनत और लगन के बाद इत्ती आहार्य के हाथ में बंधे कंगन को खोल लेती है और सबको खुशी से दिखाते हुए बोली, देखो, मुझे पूरा यकीन था इस बार तो पक्का मैं ही जीतूंगी, और मैं जीत भी गई। हाँ बेटा, तुम जीत गई। तेजस्वी जी स्माइल करते हुए कहती है। अरे, आपसे तो इतना सा भी नहीं खुल रहा है। आहार्य को अब तक खोलते देख इत्ती उससे कहती है। फिर तेजस्वी जी की तरफ देख उनसे पूछती है, दादी सा, क्या मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम एक हाथ से आहार्य की हेल्प कर सकती हो, तेजस्वी जी इत्ती को बताती है।
इत्ती फिर अपने एक हाथ से खोलना शुरू करती है और आहार्य भी एक हाथ से खोल रहा था। चूंकि दोनों साथ में खोल रहे थे तो कुछ ही सेकंड्स में इत्ती के हाथ का भी कंगना खुल जाता है। इत्ती उसे अपने हाथों से निकालते हुए आहार्य से कहती है, देखो मेरी हेल्प से कितनी जल्दी खुल गया, वरना आपसे तो शायद यह अगले जन्म में खुलता। हम्मम तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना। आहार्य एक ओबेडियंट हस्बैंड की तरह सर हिलाते हुए कहता है। हाँ वो तो मैं हूँ, इतनी क्यूटली हंसते हुए कहती है। अब कोई रस्म हो तो अब उसे कल करवा लीजिएगा। आहार्य तेजस्वी जी से कहता है, अब वो आगे कोई भी रस्म नहीं करने वाला था। बेटा एक रस्म बाकी है बस। लेकिन मैं अब कोई भी रस्म नहीं करने वाला, आप बाकी कल करवा लीजिएगा। यह आहार्य का आखिरी फैसला था। लेकिन रस्म क्या है यह तो बता दीजिए, इत्ती उनसे पूछती है। वो बेटा यह कोई रस्म नहीं है, लेकिन हमारे सदियों से चलता आ रहा है कि जब लड़के का जन्म होता है तो लड़के के दो नाम रखे जाते हैं, एक जो सबको पता होता है और दूसरा जो सिर्फ लड़के की माँ को, और जब उसकी शादी होती है तो वो यह नाम जानने का हक उसकी माँ के अलावा सिर्फ उसकी पत्नी का ही होता है, और पति खुद अपनी पत्नी को यह नाम उसके कान में बताता है। उनकी बात सुनकर आहार्य एकदम से इत्ती की तरफ देखता है, जो कि तेजस्वी जी की बातें बहुत ही गौर से सुन रही थी। अचानक ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने 12 साल पहले ही अपनी होने वाली बीवी को अपना नाम बता दिया था। आहार्य फिर इत्ती को अपनी गोद में उठाते हुए तेजस्वी जी से कहता है, सिर्फ अपनी पत्नी को ही तो बताना है ना, तो वो मैं कभी भी और कहीं भी बता सकता हूँ। इतना कह वो बिना किसी का जवाब सुने इत्ती को वहां से ले जाता है। बाकी सब तो मुंह खोले बस उस तरफ देख रहे थे जहां से अभी अभी आहार्य इत्ती को लेकर गया था। ये भाई सा को किस बात की जल्दबाजी है, आकाश उस तरफ देखते हुए कहता है। उसके सवाल पर सब अजीब नजरों से उसे देखने लगते हैं और फिर मोनी उसके सर पर मारते हुए कहती है, बेवकूफ आज दोनों की फर्स्ट नाइट है ना। मोनी की बात सुनकर आकाश कैजुअली, ओ अच्छा फर्स्ट नाइट है, लेकिन अचानक उसे ध्यान आता है कि मोनी ने क्या कहा और उसके गाल लाल हो जाते हैं। मोनी की ऐसी डायरेक्टली बोलने से तेजस्वी जी उठते हुए कहती है, आजकल के बच्चे भी न बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, यह भी नहीं देखते कि उनके आसपास और भी लोग हैं, और वहां से चली जाती है और फिर एक एक कर बाकी बड़े भी चले जाते हैं। तेजस्वी जी की बात सुन मोनी मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, इसमें बेशर्म, क्या फर्स्ट नाइट को फर्स्ट नाइट नहीं तो और क्या बोलेंगे। मोनी की बात पर मानसी उसे प्राउडली बताते हुए कहती है, अरे बुद्धू फर्स्ट नाइट को सुहागरात भी तो कहते हैं न। हाँ यार मैं तो भूल ही गई थी यह वर्ड तो। उनकी बातें सुन ऋतिक वहां से जाने में ही अपनी बेहतरी समझता है, उसके कान अब और नहीं झेल सकते थे। मोनी और मानसी की नजर आकाश पर जाती है, जिसके कान हल्के लाल थे। वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों आकाश का एक एक कान खींचते हुए कहते हैं, आप तो फर्स्ट नाइट के नाम से ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आज आपकी ही फर्स्ट नाइट हो। आह, तुम दोनों कितनी बेकार हो। मैं कुछ इमेजिन करते हुए ब्लश कर रहा था। आकाश दोनों से अपने कानों को छुड़ाते हुए बोला। सिरोही, प्रेक्ति और शिवाएं एक दूसरे को बाहों में भर कर बैठे थे और कुछ बात कर रहे थे। तभी शिवाएं की नजर सामने वॉल क्लॉक पर जाती है, जिसमें रात के 12:30 बज रहे थे। वो अचानक से बेड से उठते हुए प्रेक्ति से कहता है, इतना टाइम हो गया, चलो छोटी को देख कर आते हैं, वो सोई या नहीं। उसकी बात सुनकर प्रेक्ति उसे देखने लगती है। देख क्या रही हो, चलो। लेकिन अचानक ही शिवाय को याद आता है कि इत्ती तो अब यहाँ है ही नहीं, वो अपने ससुराल में है। यह याद आते ही वो बेख्याली में वापस बेड पर बैठ जाता है। प्रेक्ति उसे हग कर लेती है। शिवाय भी उसे हग बैक करते हुए रुंधी हुई आवाज में कहता है, मुझे अभी से उसकी याद आ रही है। आई रियली मिस हर। पता नहीं वो कैसी होगी। आहार्य उसका ख्याल रख रहा होगा या नहीं, कहीं उसने मेरी छोटी को रुला तो नहीं दिया होगा न।
और फिर उससे अलग होकर अपने आंखों में आई नमी को रगड़कर पोंछते हुए इधर उधर अपने फोन को ढूंढने हुए कहता है, मैं अभी फोन करता हूँ, पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं। प्रेक्ति शिवाय को इतना पैनिक करता देख उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, काम डाउन शिवाय, काम डाउन, इतनी बिल्कुल ठीक होगी और इस वक्त उसे फोन करना बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। आज ही तो उसकी शादी हुई है, अब उसकी भी अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेसी है एंड जमाई सा है न, वो उसका पूरा ख्याल रख रहे होगे, आई एम श्योर। प्रेक्ति शिवाय को शांत करते हुए उसे प्यार से समझाती है। शिवाय उसके समझाने से थोड़ी ही देर में शांत हो जाता है और वापस से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। प्रेक्ति भी स्माइल करते हुए उसकी बाहों में सिमट जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके कानों में शिवाय की आवाज पड़ती है, लेकिन हम सुबह उसे फोन करेंगे और अगर आहार्य ने मेरी बहन को जरा भी रुलाया तो मैं उसे वापस ले आऊंगा। उसकी बात सुन प्रेक्ति अपना सर उसके सीने से निकाल उसे कुछ पल घूरते हैं, फिर उसके मुंह पर पिलो फेंकते हुए, आप नहीं सुधरोगे ना, कितना भी समझा लो, बाद में जब दामाद जी अगर आपके साथ कुछ भी करेंगे तो मैं आपको बचाने नहीं आऊंगी। उसकी बात सुन शिवाय उसे घूरते हुए बोला, तुम अपने पति के साइड हो या आहार्य के? ऑफ कोर्स में जमाई सा के साइड हूँ, अब इतना अच्छा जमाई किस्मत वालों को मिलता है, प्रेक्ति इतराते हुए कहती है। शिवाय कुछ पल खामोशी से उसे देखता है, फिर एक डेविल स्माइल करते हुए प्रेक्ति को बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आते हुए बोला, आज तुम पूरी रात मेरा नाम लोगी और फिर तुम्हारी ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, शिवाय, यह आप, एग्जैक्टली यही नाम। और फिर कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे पड़े थे और पूरे रूम में प्रेक्ति की मदहोश कर देने आवाज में शिवाय शिवाय आहा बस यही गूंज रहा था। ऋतिक मोहिनी के रूम में जाता है। मोहिनी फोन पर किसी से बात कर रही थी, ऋतिक के आते हैं वो फोन कट कर देती है। उसे फोन रखता देख ऋतिक की आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है, लेकिन फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, मतलब इतने साल हो गए और अब भी आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ? मोहिनी स्टाइल से सोफे पर बैठते हुए कहती है, विश्वास तो मोहिनी को खुद पर भी नहीं है, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। लेकिन मैंने अब तक हर तरह से अपनी लॉयल्टी प्रूव की है। ऋतिक मोहिनी को देखते हुए सिंगल सिटर सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ, लेकिन 8 साल से अपने बॉस के साथ रहते रहते तुम उसके सगे नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? मोहिनी अपने पॉलिश्ड नेल्स को देखते हुए ऋतिक को जवाब देती है, लेकिन 8 साल पहले वो आप ही थी जिसने मुझे सर के पास भेजा था ताकि मैं उनका भरोसा जीतकर उनके साथ रहूं और वक्त आने पर हम उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकें। ऋतिक टेबल अपनी उंगलियां चलाते हुए कहता है, हाँ मुझे सब याद है, लेकिन तुम भी अपने बदले को मत भूलना, वो आहार्य ही था जिसने तुम्हारे बाप को मारा था। मोहिनी ऋतिक के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली। अपने पापा का जिक्र होते ही ऋतिक की उंगलियां जो टेबल को बजाते हुए पूरे कमरे में शोर कर रही थी वो रुक जाती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसके एक्शंस देख मोहिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। क्या हुआ, अपना बदला याद आया या भूल गए थे? मोहिनी शातिर हंसी के साथ कहती है, कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं, नहीं कभी भूलूंगा अपने पापा की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा सही वक्त और सही इंसान से। ऋतिक अपना सर झुकाए हुए कहता है, उसकी झुकी हुई आंखें बिल्कुल लाल थी जिनमें सिर्फ नफरत थी। कुछ देर बाद ऋतिक अपने इमोशंस कंट्रोल करता है और फिर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ मोहिनी से पूछता है, आपने लास्ट मोमेंट पर इंजेक्शन क्यों चेंज कर दिया? आपका तो शनाया को मारने का कोई प्लान नहीं था ना? हाँ, प्लान तो नहीं थी, लेकिन वो बेवकूफ लड़की अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में हमारा इतने सालों का प्लान बर्बाद कर देती, इसलिए मैंने वो इंजेक्शन जो उसने उस घमंडी लड़की इत्ती को पैरालाइज्ड करने के लिए मंगाया था उसे मैंने पॉइजन से रिप्लेस कर दिया था।
लेकिन अगर शनाया अपने प्लान में कामयाब हो जाती और इत्ती मैम को वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती तो ऋतिक क्यूरियसली पूछता है, तुम्हें लगता है तुम्हारे बॉस उस लड़की को कुछ होने देते और वो लड़की खुद भी मेरी सोच से ज्यादा तेज निकली है। मोहिनी इत्ती के बारे में सोच अपने डांट पीसते हुए कहती है, बस मुझे उस सही मौके का इंतजार है जब मैं आहार्य को बुरी तरह से तोड़ दूंगी और हमारा सालों का इंतजार खत्म होगा। मोहिनी सामने देखते हुए कहती है, आप और दूसरा कौन? ऋतिक उससे पूछता है। मोहिनी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए स्मर्क के साथ कहती, अनह इतनी भी क्या जल्दी है मेरे पार्टनर के बारे में जानने की? वो राज है तो उसे राज ही रहने दो। जिस दिन राज सामने आया उस दिन सबसे ज्यादा एक ही इंसान टूटेगा। कुछ देर बाद ऋतिक मोहिनी के रूम से बाहर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो एक नज़र नफरत से उस बंद दरवाजे को देखता है और अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज करता है। आहार्य इत्ती को अपने गोद में उठाए अपने रूम में आता है। इत्ती के हाथ उसके गले पर लिपटे हुए थे। वो प्यार से आहार्य के चेहरे को देख रही थी। तभी आहार्य के पॉकेट में रखे उसके फोन में मैसेज टोन पॉप अप होता है, जिसे सुन इत्ती जो अब तक उसे प्यार से देख रही थी वो अब उसे घूरते हुए कहती है, इतनी रात को आपको कौन मैसेज कर रहा है? जरूर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। इत्ती की बात सुन आहार्य इत्ती की तरफ देखता है। इत्ती भी उसे ही देख रही। उसे लगा था आहार्य हर बार की तरह यह जवाब देगा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ? तुम ही मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हो। लेकिन उसकी सोच के उलट आहार्य इंटेंसली उसे देखते हुए मदहोशी से कहता है, आज की रात मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। उसकी इंटेंस नजरें और उसकी बात सुन इत्ती के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो शर्माहट से मुस्कुराते हुए उससे नजरें हटा लेती है। लेकिन सामने की तरफ नजर जाते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ आहार्य की तरफ देखती है। उसके एक्सप्रेशन देखते आहार्य अपना सर झुकाकर उसकी नाक पर किस करते हुए कहता है, डिड यू लाइक इट? इत्ती मुस्कुराते हुए एक बार फिर सामने देखती है। पूरा रूम अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। जब वो पहले आहार्य के कमरे में आई थी तो आहार्य का रूम एकदम बेसिक और डार्क था, लेकिन अब पूरा रूम बिल्कुल बदल गया था। दीवारों पर व्हाइट एंड लाइट ब्लू पेंट था और बेड के चारों तरफ व्हाइट पर्दे, कैनोपी लगाए गए थे। बेड के जस्ट पीछे वाली दीवार पर इत्ती और आहार्य का बड़ा सा फोटो फ्रेम था, जो कि उस पल का था जब आहार्य ने इत्ती की मांग भरने के बाद उसके सर पर किस किया था। दोनों की ही आंखें बंद एंड चेहरे पर सुकून था और पूरे रूम में व्हाइट एंड रेड कैंडल्स जल रही थी और फ्लोर और बेड को रेड रोजेस के पेटल्स से सजाया गया था। यह सब देखते हुए इत्ती हाँ में सर हिला देती है। उसकी चेहरे की मुस्कान यह बयां कर रही थी कि उसे यह सब बहुत पसंद आया। आहार्य इत्ती को नीचे उतार देता है। इत्ती पूरे रूम को देखने लगती है। आहार्य डोर लॉक कर पीछे से इत्ती को अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे इत्ती की सांसें धीमी हो जाती है। कुछ पल दोनों यूं ही खड़े रहता है, एक दूसरे की करीबी को महसूस करते हैं। अचानक ही इत्ती को अपनी कमर पर आहार्य के हाथ रेंगते हुए फील होते हैं, जिससे वो एकदम से सिसक उठती है। सिसस, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं चेक कर रहा था कि तुम कितनी मोटी हुई हो। आहार्य आंखें बंद किए हुए ही उसे रिप्लाई देता है। क्या यह कैसा स्टूपिड सा जवाब था? इत्ती अपनी आंखें खोलते हुए कहती है। अब तुम स्टूपिड सवाल पूछोगी तो स्टूपिड जवाब ही मिलेगा ना? आहार्य इत्ती को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है। आज आहार्य की नजरों में कुछ ऐसा था जिससे इत्ती उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। लुक इनटू माई आईज चेरी। आहार्य उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है। नहीं, इत्ती की नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। क्यों? आहार्य उसके गालों को चूमते हुए कहता है। आपको भी पता है क्यों? इत्ती धीमी धीमी सांसें लेते हुए कहती है। यू डोंट वॉन्ट अस टू मूव फॉरवर्ड इन आवर रिलेशनशिप हम्मम।
आहार्य इत्ती से पूछता है। यस आई वॉन्ट बट आई एम वेरी नर्वस। इत्ती अपने हाथों को आपस में रब करते हुए कहती है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि मैं आज ही तुम्हें पालूं, लेकिन इतनी ख्वाहिश जरूर है कि हम जब भी साथ आए तो तुम कंफर्टेबल हो। आहार्य इत्ती का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए आगे कहता है, एंड मुझे अपनी बोल्ड चेरी पसंद है जो मुझसे लड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। तो आप क्या चाहते हैं? मैं रूम में आते ही आपके ऊपर कूद पड़ती। इतनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है। यह तो मेरी लास्ट बात का आंसर था, लेकिन मेरी पहली बात का जवाब अभी भी पेंडिंग है मिसेस आहार्य। आहार्य उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। आप क्या सच में जवाब जानना चाहते हैं? इत्ती अपने पंजों पर खड़ी होकर अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेटते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहती है। इत्ती की इतनी अट्रैक्टिव आवाज सुन आहार्य जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है और हिप्नोटाइजली हाँ में सर हिला देता है। इत्ती अपने हाथों से उसकी गर्दन नीचे करती है। आहार्य और इत्ती एक दूसरे की आंखों में उलझ गए थे और फिर इत्ती उसके माथे पर अपने होठ रख देती है। आहार्य को जैसे उसका जवाब मिल गया था। इत्ती आहार्य से दूर होकर धीमे धीमे अपने कदम पीछे लेने लगती है और आहार्य भी उसे देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। जैसे जैसे इत्ती अपना हर एक कदम ले रही थी वैसे वैसे उसकी पायलों का शोर पूरे रूम में गूंज रहा था। उफ, इजाजत भी देती हो और तड़पाती भी हो। दिस इज नॉट फेयर मिसेस राजपूत डॉट। आहार्य तड़पते हुए कहता है। अब इतनी तो तड़प सहनी पड़ेगी न मिस्टर राजपूत। इत्ती दीवार से सटते हुए कहती है और जैसे ही वहां से दूसरी तरफ जाने वाली होती है कि आहार्य अपने दोनों हाथों से उसे ब्लॉक करते हुए कहता है। जितनी ज्यादा मेरी तड़प होगी उतनी ही शिद्दत से भरी हमारी रात होगी। और उसकी कमर पकड़कर उसे खुद से बिल्कुल सटा लेता है और इसी के साथ उसकी कमर में बंधा कमर बंद खोल देता है। वो कमर बंद झन्न की आवाज के साथ नीचे गिर जाता है। आहार्य का एक हाथ दीवार और एक हाथ इत्ती की कमर पर था जिसे वो धीरे धीरे सहला रहा था। आहार्य इत्ती के माथे जिस पर सिंदूर फैला हुआ था उसे धीमे से चूम लेता है और फिर उसकी आंखों से होते हुए उसके गालों पर उसके होंठ हरकत करने लगते हैं। आह है। इत्ती की आह निकल जाती है और वो आहार्य को घूरने लगती है। Don't stare like this, Mrs. Rajput, otherwise the devil inside me will not let you stop screaming all night. आहार्य उसकी नाक से नत निकालते हुए कहता है। इत्ती जैसे ही कुछ कहने वाली होती है कि आहार्य उसके होंठों पर अपने होठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। थोड़ी देर तो इत्ती कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन फिर वो भी आहार्य के गले में अपनी बाहें डाल उसे किस करने लगती है। इत्ती का साथ पाकर आहार्य और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे हंगरली किस करते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है और इत्ती को लेकर उस फूलों से सजे बेड पर गिर जाता है। दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। काफी देर बाद वो इत्ती के होंठों को रिहा करता है। दोनों की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर टिकी हुई थी। आहार्य इत्ती के सर से दुपट्टा निकल कर पीछे फेंक देता है और फिर आहार्य इत्ती को देखते हुए उसे पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। इत्ती अपनी नजरें झुका लेती है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं तुम्हारे बेहद करीब आऊं तो तुम मेरी आंखों में देखो, ना कि अपनी नजरें झुका लो, आहार्य कहता है। उसकी बात सुन इत्ती उसे देखने लगती है। That's like my cherry. आहार्य उसका नेकलेस निकाल उसके गर्दन को चूमते हुए कहता है। है हा। उसके लबों के छूते ही इत्ती का रोम रोम कांप उठता है और वो अपने पैरों को बेड पर रब करते लगती है, जिससे कि उसकी पायल उसकी सांसों के साथ मिलकर कमरे का माहौल काफी इंटेंस कर रही थी। कंट्रोल योर इमोशंस वाइफी, अगर तुम अभी से इतनी डेस्परेट हो जाओगी तो जब मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अपना बनाऊंगा तब तुम खुद को कैसे संभालोगी, आहार्य उसके कानों में सरगोशी से कहता है। उसकी बात सुनकर इत्ती उठकर बैठ जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी।
आहार्य लेटे हुए ही खींचकर उसकी ब्लाउज की डोरी खोल देता है। इत्ती थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर आहार्य बैठते और उसके गले जिसमें सिर्फ मंगलसूत्र था उस पर ग्लॉसी ग्लॉसी किस्सीज करने लगता है। इत्ती उस वाइट ब्लैंकेट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। आहार्य उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसके सारे बाल खोल देता है। खिड़की से आ रही पूरे चांद की रोशनी में दोनों की परछाई सामने की दीवार पर बन रही थी। आहार्य उसके ब्लाउज को कंधे से हल्का सा सरका कर उसके कंधे पर किस के साथ साथ बाइट करने लगता है। इत्ती के गर्दन पर पसीना चमक रहा था और वो बंद आंखों से मुस्कुरा रही थी। आहार्य उसके कानों में पहने ईयरिंग को निकल देता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। कभी उसकी आंखें, कभी उसके गाल, कभी उसके होंठों, जैसे वो इत्ती को एहसास दिला रहा हो कि वो उसे पाकर कितना खुश है। आखिर में आहार्य उसके होंठों को चूमते हुए वो उस पर छाते हुए उसे बेड पर लिटाने लगता है और फिर उसके होंठों को छोड़ उसके गले से होते हुए उसके पेट पर आ जाता है और उसकी नेवल को लिक करने लगता है। आहा! इत्ती अपने सिसक रोकने के लिए अपने मुंह को कवर कर लेती है क्योंकि यह सेडक्टिव आवाज़ें उसका नेचुरल रिएक्शन था। लेकिन फिर भी उसे काफी शर्म आ रही थी। आहार्य एक नज़र इत्ती को देखता है जिसने अपनी सिसकियां रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो इत्ती से थोड़ा दूर उठ पहले अपने ऊपर पहनी शेरवानी और फिर अपने वाइट कुर्ती को निकाल देता है। इत्ती जल्दी से अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लेती है। आहार्य को हंसी आ जाती है उसकी इस बचकानी हरकत पर। आहार्य जैसे ही इत्ती के ऊपर झुकने वाला होता है कि इत्ती करवट बदल लेती है और अपना चेहरा पिलो में छुपा लेती है। आहार्य उसके ऊपर आकर उसकी बैकलेस ब्लाउज से दिख रही पीठ पर बाइट करने लगता है। वो जैसे जैसे बाइट कर रहा था वैसे वैसे इत्ती की पकड़ पिलो पर कसती जा रही थी। आहार्य उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी एक एक उंगली को किस करने लगता है और फिर जैसे ही इत्ती को अपनी तरफ पलटकर इत्ती का ब्लाउज निकालने वाला होता है, इत्ती एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। आहार्य उसे देखने लगता है तो इत्ती हकलाते हुए कहती है, वो मुझे शर्म आएगी, अब मैं आपकी तरह बेशर्म थोड़ी न हूँ। आहार्य कुछ पल उसे घूरता है और फिर दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। रूम की ऑलमोस्ट कैंडल्स बुझ चुकी थी जिससे रूम में बहुत कम रोशनी थी। आहार्य ब्लैंकेट के अंदर से ही इत्ती का ब्लाउज निकालकर बेड से नीचे गिरा देता है और फिर उसकी कमर को सहलाते हुए उसके लहंगे को खोल देता है और लहंगे को इत्ती के जिस्म से अलग कर देता है। अचानक ही इत्ती आहार्य को हग कर लेती है। आहार्य एक पल के लिए थम जाता है लेकिन वो भी इत्ती की नेक्ड बैक पर अपने हाथ रख देता है। इत्ती धीरे से डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आप गुस्सा मत करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सच में मुझे बहुत दर्द होगा? मैं चाह कर भी तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता और मैं भला तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? आहार्य उसे हक करे हुए ही उसके बालों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें जरा भी दर्द होने दूंगा? वो न। इत्ती चुप हो जाती है। वो क्या वाइफी? आहार्य उसे अपने सामने कर पूछता है। वो मुझे मेरे दोस्त बता रहे थे, इत्ती अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? आहार्य उसके मेहंदी से भरे हाथों को अपने बियर्डस पर रब करते हुए कहता है और फिर उसके हाथों की एक एक उंगली और फिर उसकी हथेली को चूम लेता है। आह, मुझे गुदगुदी होती है ऐसे, इत्ती हंसते हुए कहती है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आहार्य उसे सीरियसली देखते हुए कहता है। उसके लिए यह बात बहुत मैटर करती थी कि इत्ती को उस पर ट्रस्ट है या नहीं। इत्ती उसके सीरियस चेहरे को देखती है और फिर थोड़ा ऊपर उठकर उसकी नाक पर बाइट करते हुए कहती है, अगर मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं होता तो आप यहाँ नहीं बेड के नीचे होते।
इत्ती आहार्य के सीने में छुप जाती है और अपना एक हाथ उसकी चेस्ट पर रख लेती है। दोनों नेक्ड थे, बस उनके ऊपर एक ब्लैंकेट था। आहार्य इत्ती के हाथ को अपने एक हाथ में लेकर देखने लगता है, दूसरे हाथ से उसने इत्ती को हग किया हुआ था। इत्ती को अचानक कुछ याद आता है और वो आहार्य के पैरों के बीच अच्छे से बैठते हुए कहती है, अरे आपने तो मेरी मेहंदी में अपना नाम ही नहीं ढूंढा और न ही मुझे फर्स्ट नाइट का कोई गिफ्ट दिया। तुमने मांगा ही नहीं। आहार्य उसकी मेहंदी की देखते हुए कहता है। क्या मतलब मैंने मांगा नहीं? मतलब मांगने से गिफ्ट मिलता है क्या? इत्ती नाराजगी से उसके हाथ से अपना हाथ खींचते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें पहले ही गिफ्ट दे देता तो अब तक हम उस गिफ्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे होते, या तुम पूरी रात उस गिफ्ट को लेकर ओवर एक्साइटेड हो रही होती और हमारी फर्स्ट नाइट इसी में निकल जाती। आहार्य इत्ती के हाथों को और मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, और रही बात नाम की तो अब भी रात बाकी है, मैं अब ढूंढ देता हूँ। ऐसा कह आहार्य इत्ती के दोनों हाथों को ध्यान से देखने लगता है। अच्छा, तो ऐसा भी क्या गिफ्ट है जिसके लिए मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती? कुछ भी फेंक रहे हैं आप हो है हा? इत्ती अपनी खुली हथेली को देखती है जिस पर मेहंदी का कलर चांद की रोशनी में और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो भी आहार्य के नाम को ढूंढने लगती है क्योंकि उस वक्त वो सो गई थी। उसे भी नहीं पता था नाम कहाँ है। मिल गया, आहार्य एक जगह पॉइंट आउट करते हुए कहता है। इत्ती देखती उसकी कलाई जहां एक फूल के डिजाइन के बीच नाम लिखा हुआ था, जो कि लग ही नहीं रहा था नाम है। अब तो नाम भी ढूंढ लिया, नाउ हैप्पी। आहार्य उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहता है। हम्मम, आपको एक बात बताऊं? इत्ती उसकी चेस्ट पर उंगली चलाते हुए कहती है। हम्मम, आहार्य उसके बालों पर किस करते हुए कहता है। बोल दूं, लेकिन कैसे बोलूं? पहली बार कुछ बोलते हुए डर लग रहा है, लेकिन डर क्यों? मैं तो इनकी वाइफ हूं ना, मैं नहीं तो और कौन बोलेगा? कितना मुश्किल है यह एक लाइन आई लव यू कहना, यह जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान और कोई नहीं आपका पति है। इत्ती मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहती है। क्या हुआ? तुम कुछ बता रही थी ना? इत्ती को चुप देख आहार्य इत्ती का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है। नहीं, वो कुछ नहीं। इत्ती अपनी सोच की दुनिया से बाहर आते हुए बोली। पहले कुछ बता रही थी, अब कुछ नहीं। अभी मन नहीं है बताने का, बाद में बताऊंगी न, आपको हर बात जाननी होती है। इत्ती जो कन्फेस न करन पाने से वैसे ही इरिटेट हो गई थी, वो चिढ़ कर कहती है। आहार्य इत्ती को घूरने लगता है क्योंकि वो इत्ती ही थी जिसने बात स्टार्ट की थी और अब गुस्सा भी वही कर रही थी। गुस्सा तो उसे होना चाहिए था कि इत्ती ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। अगर यही काम वो करता तो इत्ती अब तक उससे लड़ चुकी होती। इत्ती जब आहार्य को खुद को घूरता पाती है तो उसके बियर्ड्स को सहलाते हुए कहती है। सॉरी ना पतिदेव, अब बाद में बता दूंगी ना, नाराज मत होइए प्लीज। उसके ऐसे प्यार से मनाने से आहार्य कैसे न पिघलता। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद आहार्य को जब इत्ती की कोई आवाज नहीं आती तो वो अपना सर नीचे करके देखता है तो इत्ती उसके सीने पर सर रखकर सो गई थी। आहार्य स्माइल करते हुए हल्के से उसके गाल खींचता है तो इत्ती कसम सा जाती है और फिर आहार्य उसे लेकर बेड पर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे में फैले सिंदूर को देखने लगता है और फिर उसकी बंद पलकों पर अपनी इंडेक्स फिंगर फेरते हुए बोला, थैंक यू सो मच कि तुम मेरी लाइफ में किसी एंजल की तरह आई। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी इस एंजल की मासूमियत को कभी खोने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आई लव यू सो मच चेरी। आहार्य की आंखों से नींद कोसों दूर थी।